हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि हम अभी चल रही है आपका विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे हैं विश्व की भू-आकृतियाँ। विश्व की भू-आकृतियों के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं विश्व की भू-आकृतियों के अंदर जितने भी अपने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप, उनकी जो सभी भू-आकृतियाँ हैं वो सभी आपको मैं करा रही हूँ इसके अंदर हैं कि पर्वत, पठार, मरुस्थल मैदान, झीलें, नदियाँ जो हैं, वो सभी मैं इसके अंदर करा रही हूँ। किसके अंदर डिवाइड करके? महाद्वीपों के अंदर डिवाइड करके, हैं। तो महाद्वीपों के अपनी जो पिछली क्लास के अंदर हुई थी, वो एशिया महाद्वीप हो गया था। तो एशिया महाद्वीप के अंदर हम जो अपने पड़ोसी देश हैं एशिया के, वो सारे कर चुके थे और अभी हम अपना जापान कंप्लीट हुआ था, लास्ट में जापान कंप्लीट हुआ था और अभी है सऊदी अरब। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वो जाएँगे सऊदी अरब, हैं। इसके अंदर क्या है? सारे जो एशिया के हैं जो सभी पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, मरुस्थल, झीलें, जलवायु कैसी वहाँ की, खनिज कौन-कौन से हैं, उद्योग कौन-कौन से हैं, ये सारा हम मतलब मैं बोल रहा हूँ ना जितना एशिया के अंदर होती है, वो सारी चीज़ें हम एशिया महाद्वीपों के वाइज़ पढ़ रहे हैं ताकि वो सारा एक-एक महाद्वीप को अगर हम कवर कर लेंगे तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसके अंदर पूरी हो जाएँगी, तो अपना कुछ छूटेगा नहीं, हैं। और ये डबल बार हो रहा है, डबल बार इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मैं इसके अंदर भी करा रही हूँ आपको महाद्वीपों के अंदर भी और बाद में अलग से जो भी टॉपिक्स कराऊँगी। जैसे कि कृषि जो महाद्वीपों में भी हो रहा है, अलग से भी कृषि है, टॉपिक वहाँ पे भी होगा। उद्योग महाद्वीपों में भी हो रहा है और विश्व के उद्योग अलग से भी है, उसमें भी करूँगी मैं। और जलवायु महाद्वीपों के अंदर भी हो रहा है और जलवायु अलग से एक टॉपिक है, वहाँ पे भी होगा। तो आपका 2-2 बार हो जाएगा ये। तो अगर आप 2-2 बार एक ही चीज़ को सुन लोगे मतलब विश्व का उद्योग अगर पढ़ोगे तो वो सेम चीज़ है और अगर उसी को महाद्वीपों में बाँट के अगर हम उद्योगों पढ़ रहे हैं, उद्योग 7 महाद्वीप में बाँट के उद्योग पढ़ रहे हैं, तो वो भी चीज़ सेम है, मतलब चीज़ वही आनी है। तो आपका 2 बार हो जाएगा तो आपको अच्छे से याद होगी वो चीज़। एक ही चीज़ को आप अगर अलग-अलग टॉपिक्स में और अलग-अलग क्लासेस में सुनोगे, तो वो बार-बार दिमाग के अंदर क्लिक करेगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं सऊदी अरब देश। सऊदी अरब देश, तो सऊदी अरब देश से आप क्या समझते हो? मतलब कहाँ पे है सऊदी अरब देश? ये अरेबियन कंट्रीज़ हैं, अरेबियन कंट्रीज़ मतलब अपना जो एशिया है, एशिया के जो ईस्टर्न पार्ट है ना, साउथ ईस्टर्न, हाँ, उसका पार्ट है ये। ये देखिए इधर, सऊदी अरेबिया ये रहा। इसके जो क्या पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, थोड़ा पतला करो पेन को। हाँ, इसकी जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं वो यमन, ओमान, हाँ, कतर, बहरीन, ये इसके और ये इधर समुंदर है। पड़ोसी ये इधर है, पड़ोसी कंट्रीज़ हैं इसकी। आया आजकल ये तो जगह बहुत ज़्यादा चर्चा में है इसलिए क्योंकि ईरान के साथ वॉर चल रहा है ना अभी अमेरिका का और क्या कहते हैं इज़राइल का, इधर इज़राइल है। तो ये है इसकी लोकेशन दुनिया के मैप के ऊपर, हैं? तो ये साउथ ईस्टर्न जो कंट्री है एशिया की उसके अंदर इनका नाम आता है, हैं? और ये इधर ये जो जलडमरू अभी जो चल रही है उसकी जलडमरू नहीं अभी जो हॉर्मूज़ वाली चल रही है वो हॉर्मूज़ यही तो है इधर वाला ही। ये हिस्सा हॉर्मूज़ का है ये वाला पार्ट जो है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर है। अभी हम आप इधर आते हैं अपने टॉपिक इसको आपको मैं इसकी कंटेंट कराती हूँ, थ्योरी पढ़ाती हूँ पहले। उसके बाद में और अभी आपको इतना बता दिया और ज़्यादा बता दूँगी लास्ट में जाते-जाते। हुँ। आज ये पढ़ेंगे साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ है ना एशिया की, उन्हीं को पढ़ेंगे आज। सऊदी अरब यही तो पढ़ रहे थे अपन। सऊदी अरब, हाँ। तो इधर से अपन है सऊदी अरब एक पूर्ण तंत्रात्मक देश है। कौन-सा है? राष्ट्रतंत्रात्मक देश है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, जिसका कोई औपचारिक संविधान तथा संसद नहीं है। मतलब इसमें संविधान और संसद नहीं है। यहाँ जो राजा होते थे ना, जो पहले अपने चलते थे आप इतिहास पढ़ते हो उसमें राजतंत्रात्मक चलता था, वो यहाँ अभी भी चलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दक्षिण-पश्चिमी एशिया सॉरी
दक्षिण पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 21,50,000 वर्ग किलोमीटर है। यह अरब प्रायद्वीप के लगभग 80% क्षेत्रफल का विस्तृत है। मतलब 80% जो अरब प्रायद्वीप है, अरबियन जो कंट्रीज है, उसका 80% इसका अकेले का क्षेत्रफल है। इसकी सीमा पर कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन स्थित है। कौन से हैं? अभी मैंने आपको मैपिंग में दिखाना है इनके कंट्रीज जो पड़ोसी हैं वो कौन से कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और क्या कहते हैं, अमीरात, ओमान और यमन स्थित है। इसकी राजधानी रियाद है। क्या है इसकी राजधानी? ये जो है पॉलिटिकली में जो इनका पक्ष है वो मैं दिखा रही हूँ राजनीतिक साइड से है। इसका प्रशासनिक जो इसका पक्ष है यूएई का, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका आंतरिक भाग पठारी है तथा पश्चिमी सीमा पर लाल सागर तट के सहारे पर्वत श्रेणियां स्थित है। कहाँ पे है? जो लाल सागर तट है ना, उसके सहारे इसकी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं, जहाँ पठारों की औसतन ऊंचाई 600 से लेकर 1200 मीटर। पठार के मध्य अनेक चोटियां तथा घाटियां हैं। पठार जो उनके मध्य अनेक चोटियां तथा घाटियां स्थित हैं। और सऊदी अरब के दक्षिणी भाग में विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। कौन सा है? सऊदी अरब के दक्षिणी भाग में विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, रब अल खाली, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो इसी देश में स्थित है, या इम्पटी क्वार्टर कहते हैं। जबकि उत्तरी भाग में अन नाफूद मरुस्थल स्थित है। कौन सा? अन नाफूद मरुस्थल। मतलब इस कंट्री के अंदर मरुस्थल ज्यादा है। आपको मैं एक बात अच्छे से बता दूं कि ये जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, आपको मैं हर क्लास में बताती हूँ, ये कंटेंट मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम जब पढ़ाने जाते हैं किसी कोचिंग के अंदर तो वहाँ हम बोल बोल के लिखवा देते हैं, लेकिन यहाँ लिखवाने वाला बोल बोल के सिस्टम नहीं है। समझाने के बाद में सीधा कंटेंट पीपीटी के थ्रू ही आपको कंटेंट में दे सकती हूँ। तो अब टेलीग्राम बंद हो गया, अब टेलीग्राम वाला भी एक सीन है। तो देखती हूँ, मैं पता लगाऊंगी कि टेलीग्राम वापस ओपन हुआ है क्या, नहीं तो बंद हो गया था 2-3 दिन पहले। तो मुझे इतना अपडेट नहीं हूँ मैं कि टेलीग्राम ओपन हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं उस चीज़ से अपडेट हूँ नहीं, लेकिन पता लगाऊंगी हुआ है नहीं हुआ है। तो और कोई रास्ता है नहीं मेरे पास है कि मैं आपको कंटेंट दे पाऊँ, या तो टेलीग्राम है या फिर पीपीटी बना के इस तरीके से आपको बताऊँ, उसी के थ्रू मैं आपको कंटेंट दे सकती हूँ। तो मैं कंटेंट इसीलिए आपको ये दे रही हूँ, लेकिन मैं अगर जब मैराथन क्लास होगी तो मैपिंग के थ्रू सीधा समझाऊंगी। ये वाला कंटेंट, ये वाला जो भी पीपीटी दे रही हूँ लिखी हुई इस तरीके का कंटेंट, ये नहीं मिलेगा आपको उस वक्त है। इसलिए हाँ, थ्योरी जो ये थ्योरी इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को अपने खुद के नोट्स बनाने होते हैं और उनको उसी से समझ में आता है। हैं? तो आप उसको देख के अपने खुद के नोट्स बना सकते हो और उससे आपको अच्छे से समझ सकते हो। और आपको वैसे मैं समझा ही रही हूँ बोल-बोल के, और मैपिंग के थ्रू भी समझा ही रही हूँ। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रह रही है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। भू-आकृति के आधार पर सऊदी अरब को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? भू-आकृति यानी भूमि की आकृतियाँ वहाँ जिस तरीके की हैं उस हिसाब से सऊदी अरब को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी तटीय मैदान, पर्वतीय प्रदेश, हैं? मध्य पठार तथा पर्वतीय तटीय मैदान, और दक्षिण का मरुस्थल है। उसके पश्चिमी तटीय मैदान लाल सागर के तट पर उत्तर से दक्षिण दिशा में 1450 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तटीय मैदान के पूर्व में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। इसकी सर्वोच्च चोटी सवदा, जिसकी ऊंचाई, कौन सी सर्वोच्च चोटी? सवदा है, जिसकी ऊंचाई 3133 मीटर है। सऊदी अरब का मध्य पठार, सऊदी अरब का जो मध्य पठार है वो 1065 से लेकर 1370 मीटर इसके उत्तर में नाफूद मरुस्थल विस्तृत है। मतलब सऊदी अरब में ज्यादातर मरुस्थल ही मरुस्थल है, जिसकी रेत का रंग लाल है। फारस की खाड़ी के समीप उत्तर में कुवैत से दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात के मध्य विस्तृत तटीय मैदानों को पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के मध्य विस्तृत तटीय जो मैदान हैं, उन मैदानों को पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। देश में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक अधिकांश भंडार इसी प्रदेश में स्थित हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक के लिए जो अरबियन कंट्रीज हैं वो ज़्यादा फेमस है। जैसे अभी आप करंट में भी देख रहे होंगे कि क्या कहते हैं, उसने ईरान ने जो पेट्रोल बंद कर दिया, पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस की सप्लाई बंद कर दी तो गैस के दाम बढ़ गए हैं। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए है। इस देश को समझने के लिए, इस देश का जलवायु उष्ण मरुस्थलीय है। देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रियाद का तापमान 49 तक पहुंच जाता है। मतलब जलवायु जो है वहाँ की उष्ण मरुस्थलीय है, और तापमान जो है क्या था, ग्रीष्म काल में 49 तक पहुंच जाता है। शीत ऋतु में तापमान 0 सेंटीग्रेड नीचे पहुंच जाता है। सऊदी अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में कुछ वर्षा शीतकालीन चक्रवातों से होती है, फिर भी यहाँ का वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम ही रहता है। कितना रहता है वार्षिक? 25 सेंटीमीटर से कम ही रहता है वर्षा। सऊदी अरब में बहु आदिम जनजाति चलवासी पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है, जो भेड़, बकरी, ऊंट तथा खच्चर पालते हैं।
तथा वो चारे की खोज में निरंतर घूमते रहते हैं। कृषि का विकास तटवर्ती वादियों में जल स्रोतों के निकटतम मिलता है। गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का तथा राई यहाँ प्रमुख खदान है। यहाँ पर खजूर के बाग सर्वत्र मिलते हैं तथा शीतकालीन वर्षा के क्षेत्रों में अंगूर, नींबू आदि उगाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? खजूर के जो वृक्ष हैं वो यहाँ बाग सर्वत्र यहाँ मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स, जो कुछ नहीं समझ में आप लोगों को आता है ना, वो आप मुझे आराम से बता सकते हो, हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। सऊदी अरब का प्रमुख खनिज संसाधन है। वस्तुतः देश की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम अत्यधिक मजबूत है। मैंने आपको ये बात अभी बताई ना कि जो अरबियन कंट्रीज हैं वो ज़्यादा करके गैस और पेट्रोल के लिए फेमस है। जो जिसका एग्जांपल अभी आप जो चल रहा है क्राइसिस, इससे लगा सकते हो। यहाँ तेल की खोज सन 1938 में हुई थी। खनिज तेल के निर्यात में सऊदी अरब की विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि भंडारण उत्पादन में वेनेजुएला के बाद दूसरा स्थान है। मतलब भंडारण में जो है वो वेनेजुएला का है, और उत्पादन के अंदर खनिज तेल निर्यात में सऊदी अरब की विश्व में दूसरा स्थान है। निर्यात, खनिज का जो निर्यात है ना, खनिज तेल का निर्यात, उसमें दूसरा स्थान है, जबकि भंडारण और उत्पादन में वेनेजुएला के बाद दूसरा स्थान है। सऊदी अरब के मुख्य तेल के क्षेत्र निम्न चार हैं: दहराम, दम, अबकेक और गावर तथा कातिफा। कौन से हैं जो सऊदी अरब के जो तेल क्षेत्र हैं? वो दहराम, दम, अबकेक और गवर और कातिफ। इन नामों को ठीक से याद कर लेना। तेल को साफ करने का मुख्य कारखाना रास तनूरा में है। इस कारखाने से संशोधित तेल को पाइपलाइन द्वारा लेबनान के सिडोन बंदरगाह तथा लाल सागर तट पर स्थित यम्बू बंदरगाह तक भेजा जाता है। कहाँ तक भेजा जाता है? यम्बू बंदरगाह तक है। पेट्रोलियम खनिज के आधार पर यहाँ उर्वरक और पेट्रोल रसायन उद्योग विकसित हो गए हैं। सऊदी अरब के अधिकतर औद्योगिक केंद्र देश के पूर्वी भाग फारस की खाड़ी के तटीय प्रदेश में स्थापित है। सऊदी अरब के अधिकतर औद्योगिक केंद्र देश के पूर्वी भाग फारस की खाड़ी के तटीय प्रदेश में स्थापित है। औद्योगिक केंद्रों में जुबैल, दहरान व दमाम मुख्य हैं। रियाद, मक्का, मदीना, जद्दा और आभा में भी कुछ कारखाने स्थापित किए गए हैं। सऊदी अरब की अधिकतर जनसंख्या सुन्नी मुस्लिम धर्मानुयायी है, जो अधिकांशतः वहाबी संप्रदाय के हैं, और शेष जनसंख्या शिया संप्रदाय की है। मक्का सबसे प्रसिद्ध नगर है। अपने भी तो हिंदुस्तान से मक्का और मदीना के लिए जाते नहीं, मुसलमानों का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। यह समस्त इस्लामी विश्व का एक पवित्र नगर है। मदीना एक अन्य पवित्र नगर है। जद्दा मक्का से 64 किलोमीटर दूर लाल सागर तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, जो मक्का में आने वाले हज यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार है। जद्दा पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वह हवाई अड्डा है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2024-25 में सऊदी अरब को ब्रिक्स देशों में शामिल किया गया। किसमें किया गया है? 24-25 के अंदर ब्रिक्स देशों में शामिल किया गया है सऊदी अरब को, है। उसके बाद में है ईरान देश, है। तो ईरान कहाँ पे स्थित है? इसके लिए हम जाएंगे मैपिंग के अंदर। पहले संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात यूएई। हाँ, तो मैं पहले आपको काम करती हूँ, कंटेंट समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको मैपिंग में समझाती हूँ। फरस की खाड़ी के तट पर स्थित संयुक्त अरब अमीरात को ट्रिशियल राज्य के नाम से अंग्रेजों ने स्थापित किया था। इसके अंतर्गत 7 अमीरातों अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अल कुवैत, अजमान, फुजेरा
एवं रास अल खेमा को शामिल किया गया। ये जो नाम है ना, इनको थोड़ा ठीक से याद करें ना, जो आपके सुने हुए होंगे ना अब तक, वो तो ठीक आपको याद होंगे ऑलरेडी। जैसे अबू धाबी सुना हुआ होगा आपका है, और दुबई भी आपका सुना होगा। शारजहाँ जो नया नाम है, अल कुवैन ये भी नया नाम है, अजमान, फुजेरा तथा रास अल ये भी नया नाम है। वर्ष 1971 में प्रथम 6 रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण कर संयुक्त अरब अमीरात को बनाया गया था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का नाम वर्ष 1972 में रास अल खेमा को इस रियासत का शामिल किया गया। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 83,650 वर्ग किलोमीटर है। मरुस्थलीय भूमि तथा जल का अभाव होने के कारण यह प्रदेश सदियों तक अनाकर्षण रहा। मतलब यहाँ मरुस्थल का भाग ज्यादा होने से और पानी था नहीं, इसलिए इनको ज्यादा इसमें इंटरेस्ट किसी ने लिया नहीं है। किंतु पेट्रोलियम की प्राप्ति ने इसे आकर्षण तथा समृद्ध बना दिया। मतलब जब पेट्रोल निकलना शुरू हुआ यहाँ, तो इसकी इकोनॉमी अच्छी हो गई, और जो बाकी कंट्रीज थे वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। अबू धाबी, शारजाह और दुबई प्रमुख तेल उत्पादक राज्य हैं। संयुक्त अरब अमीरात की जलवायु गर्म शुष्क है। अबू धाबी में जनवरी एवं जुलाई का औसतन तापक्रम 18 से लेकर 33 रहता है। औसतन वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इस संघ के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2% ही कृषि के अंतर्गत है, जहाँ खजूर, फल एवं कुछ खदान उगाए जाते हैं। संघ की राजधानी अबू धाबी है, जो सभी राज्यों में विशालतम है। दुबई प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा निर्मित करने की योजना प्रस्तावित है। यह मध्य पूर्व का वाणिज्य केंद्र है, जो एक प्रमुख विनिर्मित केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि भी विकसित हो रही है। वर्ष 2024 में यूएई को ब्रिक्स देश में शामिल किया गया। यूएई को भी 2024-25 में किया गया, और सऊदी अरब को भी 2024-25 के अंदर किया गया था। उसके बाद में यूएई, मैपिंग की तरह बताती हूँ आपको यूएई कहाँ पे है। आप लोग एटलस लेके बैठिए, हाँ, एटलस लेके बैठिए आप लोग, ताकि समझने में समस्या ना हो। ये बात मैंने आपको कल भी बोली थी कि ये क्या कहते हैं, भूगोल जो है एटलस के बिना आपकी समझ नहीं आएगी, है ना। इसलिए एटलस लेके बैठना है साथ में, ताकि समझ में आ जाए। हाँ, यूएई मैपिंग में ठीक से दिख भी नहीं रहा यहाँ पे। एक मिनट, ये देखिए ना, बड़े बड़े देव हैं देखो, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान। यहाँ समझाती हूँ चलो तुमको, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा यहाँ। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर एक मिनट है, यहाँ बताती हूँ, ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ज्यादा बढ़ा दे रखा है, ये देखो तकलाम खान। ये मैं सोच रही थी आपको मैं बाद में बताऊं, क्योंकि क्या कहते हैं, भौतिक विभाजन है ये पूरे विश्व का, तो मैं बाद में सोच रही थी कि बाद में समझाऊंगा आपको मैं। सीरिया, जॉर्डन, ये रहा देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम यूएई कहते हैं। और कतर, बहरीन, ये इधर बहरीन है, ये इधर कतर है, ये कुवैत है, ये सीरिया है, ये सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, जिसकी वजह से इतनी आजकल बहुत लड़ाई हो रही है इसराइल की और इसकी ईरान की। तो ये मैं आपको लास्ट में समझाने की उसमें थी, मैंने सोचा कि हाँ ये पूरा मैपिंग वगैरह आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि इसमें माउंटेन, मरुस्थल, मैदान सारा दे रखा है फिगर के थ्रू। ये माउंटेन है, ये प्लेटू है, ये माउंटेन है, ये इसलिए मैं लास्ट में समझाने की इसमें थी, फ्राक में थी, इसलिए आपको नहीं था। लेकिन अब आपने यूएई यहाँ पे है, ओमान यहाँ पे है। नेक्स्ट, तो ये होगा यूएई है, ये कंटेंट था यूएई का। यूएई मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है, और इसकी जो भौतिक स्थिति है वो आपको मैंने अभी आपको बताया ना, मैपिंग में दोबारा लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कौन सी कंट्री कहाँ पे है, और उसकी जो भौतिक स्थिति है कौन से, इसके अंदर कंटेंट के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया है कि कौन से बंदरगाह मरुस्थल है, और क्या कहते हैं ये
पठार, पर्वत, झीलें, नदियाँ कहाँ हैं, ये जो कंटेंट में बताया ये सारी मैं मैपिंग में आपको लास्ट में दोबारा बताऊंगी कौन सा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो ये यहाँ पे यूएई जो खत्म होता है। नेक्स्ट है यमन। यमन अरब ये आपको मैंने अभी नेक्स्ट में दिखा था कि यमन कहाँ पे स्थित है। और आप लोग खुद अपनी एटलस लेके बैठे, क्योंकि आपके हाथ में जो चीज़ होगी ना वो आपका फोकस जल्दी उस पर जाएगा है, तो ताकि आपको भी याद रहेगा कि हाँ मैडम ने भी हमें वहाँ बताया था और हमने देखा भी था। यमन अब अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित एक देश है जो अफ्रीका के जिबूती से बाब अल बदेल जल संधि द्वारा अलग होता है। यमन कौन सी जल संधि? इस जल संधि का नाम याद रखना, बाब अल बंदेब जल संधि। यमन के उत्तर में सऊदी अरब, पूर्व में ओमान, पश्चिम में लाल सागर तथा दक्षिण में अरब सागर स्थित है। उत्तरी यमन तथा दक्षिणी यमन क्रमशः 1962 एवं 1967 में स्वतंत्र हुए थे। कब हुए थे? 1962 एवं 1967 में उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन दो अलग अलग पार्ट बना दिए इन्होंने हैं। परंतु वर्ष 1990 में इन दोनों उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन को एक जगह कर दिया गया, विलय कर यमन गणतंत्र के रूप में हुआ। यमन एक पर्वतीय प्रदेश है। इस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम जबल अन नबी है। क्या है? जबल अन नबी शोएब। हाँ, यहाँ की जलवायु गर्म शुष्क से गर्म आर्द्र है, जिस पर इन पर्वतों का प्रभाव पड़ता है। गर्म शुष्क से गर्म आर्द्र मतलब गर्म शुष्क भी है और गर्म आर्द्र भी है। देश के दक्षिणी तथा पूर्वी भाग में अरब अल खाली मरुस्थल स्थित है। कौन सा है? अरब अल खाली मरुस्थल। अरब प्रायद्वीप में सबसे अधिक वर्षा यमन में होती है। देश के उत्तरी भाग में कुछ स्थानों पर 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर वर्षा। यहाँ तटीय मैदान संकरा, जहाँ छोटी छोटी नदियों में घाटियों का निर्माण किया है। छोटी छोटी नदियों ने तटीय मैदान जो वो संकरा है, लेकिन छोटी छोटी नदियों ने घाटियों का निर्माण किया है। यहाँ बन्ना तथा हसन घाटियां सर्वाधिक उपजाऊ है। कौन सी है? बन्ना घाटी तथा हसन घाटी। नाम याद रखना इसका, बन्ना घाटी तथा हसन घाटी। देश का केवल 2% भाग ही कृषि योग्य है। कितना? 2% जो भाग है उससे ही कृषि योग्य है। यहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि व पशुपालन करती है। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, कहवा व कपास प्रमुख फसलें हैं। पर्वतीय ढालों पर तीन में देर तक कोहरा छाए रहने के कारण सूर्य की तेज किरणों से कहवे की फसल सुरक्षित रहती है। यहाँ का मौका कहवा विश्व प्रसिद्ध है, साथ ही मत्स्य उत्पादन में भी प्रचलित है। कौन सा? मौका जो कहवा है वो। यहाँ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की मुख्य खनिज। वर्ष 1980 से यहाँ पेट्रोलियम उत्पादन प्रारंभ हुआ। कब से? 1980 से यहाँ पेट्रोलियम उत्पादन प्रारंभ हुआ। जो अरबियन कंट्रीज हैं उसमें ज़्यादातर गैस और पेट्रोलियम की वजह से ही उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा अच्छी है। और आपको पता है गैस पेट्रोलियम और गैस की कितनी ज़्यादा कीमत है और कितनी ज़्यादा वैल्यू है? इसीलिए जो ये महाशक्तियाँ उनकी नज़र इनके ऊपर रहती है, तो इनकी ज़्यादातर जो इकोनॉमी चलती है वो इसी पे चलती है। यमन के लोग अरबी मूल के हैं जिनकी भाषा अरबी है। उत्तरी यमन में बहुत से लोग जैदी या जो शिया धर्म के मानने वाले हैं, परंतु देश का अधिकतर जनसंख्या सुन्नी पंथ को मानती है। यमन का सबसे बड़ा बंदरगाह अदन है, जो एक पोर्ट ऑफ कॉल है। यह स्वेज मार्ग पर भोजन, जल, ईंधन आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसकी राजधानी सन्ना निकट वादी दहर प्रसिद्ध ज्वालामुखी डॉट है। ये इसको अच्छे से याद रखना। इसकी राजधानी सन्ना के निकट वादी दहर प्रसिद्ध ज्वालामुखी डॉट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यमन, इराक। ओमान। ओमान आपको पता है ना, ये इधर की साइड, किधर की साइड? जैसे ये इधर सऊदी अरब है ना, तो इधर की साइड ओमान है और यमन है। तो यमन ये है, ओमान ये है। तो अभी जो है ये ओमान अपन इधर वाला पढ़ रहे हैं। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में, किधर किधर? दक्षिणी पूर्वी, यानी अरब प्रायद्वीप जो उसके दक्षिण पूर्वी भाग में अरब सागर तथा फारस की खाड़ी के तट पर स्थित ओमान एक स्वतंत्र देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा पर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तथा यमन स्थित हैं। इसमें मुसंदाम प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? मुसंदाम। जो नाम फोकस करके याद करने वाले हैं उनको आप याद करोगे। मुसंदाम भी सम्मिलित है, जो हारमुज की और फारस की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? हारमुज की और फारस की खाड़ी। हारमुज की खाड़ी आजकल बहुत फेमस है। यह पूर्व में पुर्तगाल के अधीन था, जो वर्ष 1950 में स्वतंत्र हुआ। कब था पुर्तगाल में? यह पूर्व में पुर्तगाल के अधीन से 1950 में 1950 नहीं सॉरी 1650 में स्वतंत्र हुआ। ओमान की अधिकांश भूमि उबड़ खाबड़ पहाड़ी तथा पठारी है, जो 500 मीटर से अधिक ऊंची है। यहाँ का सर्वोच्च शिखर अल साम है। कौन सा सर्वोच्च जो शिखर है? उसका अल साम नाम है, जो 3035 मीटर तक ऊंचाई है। क्या नाम है शिखर का? अल साम है।
जो अल अखदर, क्या नाम है उसका, अल अखदर पर्वत की एक चोटी है। यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इसके विभिन्न भागों को औसत तापमान 18 सेंटीग्रेड से 34 सेंटीग्रेड के बीच रहता है। घाटियों में गेहूं, जौ, ज्वार, गन्ना आदि उगाए जाते हैं। यहाँ के शुष्क क्षेत्रों में खजूर उगाया जाता है। क्या है, यहाँ का जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे खजूर उगाया जाता है। इनके अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन भी एक प्रमुख व्यवसाय है। वर्ष 1967 से यह पेट्रोलियम उत्पादन हो रहा है। इबोल क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। 1967 से पेट्रोलियम, मैंने बोला ना आपको, अरब कंट्रीज ज्यादा करके पेट्रोल और गैस की वजह से फेमस है। और इनकी जो इकोनॉमी है वो डिपेंड भी है पेट्रोल और क्या कहते हैं, गैस के ऊपर ही है। तेल का निर्यात ओमान की आय का प्रमुख स्रोत है, जो कुल निर्यात का 95% है। फिर बनता है कतर। कतर यह संपूर्ण, अभी मैंने आपको मैप में दिखा था ना कतर कहाँ पे, फिर दिखा दूंगी, कोई बात नहीं है। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको मैपिंग दोबारा पॉलिटिकली मैपिंग में बता दूंगी कि एशिया के अंदर ये कंट्रीज हैं, ये यहाँ स्थित है, इनकी सीमा यहाँ टच होती है, और माउंटेन और जो ये है प्राकृतिक इनकी आकृतियां वो भी मैं दोबारा दिखा दूंगी। आराम से सुकून से बैठो, डरो मत, समझा दूंगी, दोबारा समझा दूंगी, कोई समस्या नहीं है, सुकून से बैठो। है कतर एक संपूर्ण राजतंत्र देश है, मतलब राजाओं का जो राज चलता ना वो देश है कतर। यह पूर्व में ब्रिटेन के अधीन था, जो 3 सितंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ। कब? 1971 को स्वतंत्र हुआ। इसकी राजधानी दोहा है। कहाँ है? 3 सितंबर 1971 को, याद रख लें इस तारीख को। हाँ, यह एक संकरे प्रायद्वीप के रूप में फारस की खाड़ी तट पर लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है तथा एक तरफ दक्षिण में इसकी सीमा सऊदी अरब से मिलती है। मरुस्थली देश होने के कारण यह एक वीरांगन प्रदेश था, किंतु पेट्रोलियम ने इसे आकर्षित किया और पेट्रोलियम इसकी अर्थव्यवस्था पर, वही बात है फिर कितनी मतलब अरेबियन कंट्रीज सारी मरुस्थल, कॉमन चीज क्या अरेबियन कंट्रीज में, कॉमन चीज ये है अरेबियन कंट्रीज में कि सब में मरुस्थल है। सबकी जो अर्थव्यवस्था है सारी मुस्लिम कंट्रीज है, हैं? कोई 1-2 कंट्रीज को छोड़ के सब में राजतंत्र है, हैं? और सारी जो अरबियन कंट्रीज हैं उसकी इकोनॉमी पेट्रोल गैस के ऊपर डिपेंड करती है? मतलब जो उनकी अर्थव्यवस्था उसी पे, मतलब 4, 5, 7 चीजें ऐसी है जो कॉमन है सारी कंट्रीज के अंदर। और कतर की आधुनिक कृषि तकनीकों का विकास कर प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन में वृद्धि की। कुछ मरुभूमियों में खजूर, फल एवं सब्जियों की खेती की जाती है। आपने एक चीज देखी, खजूर जो है ना वो सभी अरबन कंट्रीज के फेमस है, मतलब मरुस्थल में खजूर ज्यादा होता है, हाँ? मछली पकड़ना भी एक मुख्य व्यवसाय है। मछली पकड़ना ये भी सभी अरबन कंट्रीज में आया है ना। मछली एक देश के निर्यात में भी किया जाता है। सिंचाई के अभाव में देश की केवल 1% भाग पर ही खेती की जाती है, मतलब खेती बहुत कम होती है यहाँ पे, है। मत्स्य उत्पादन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। मतलब खनिज और गैस के संसाधन के बाद दूसरा जो है अरबियन कंट्रीज का मत्स्य उत्पादन है। यहाँ पेट्रोलियम उत्पाद देश तेल शोधन, सीमेंट, लोहा इस्पात, रासायनिक उर्वरक उद्योग स्थापित हुए हैं, जो दोहा के संकेंद्रित हैं। देश की राजधानी दोहा में आधी से अधिक जनसंख्या रहती है। दोहा जो है कतर की राजधानी, आधी से ज्यादा जनसंख्या यहाँ रहती है। अन्य रैयान और अल वकराह अन्य 2 प्रमुख नगर है। कौन से प्रमुख है? मतलब दोहा जो राजधानी है कतर की वो तो है ही, उसके अलावा कौन से जो 2 बड़ी सिटियां हैं यहाँ पे, तो वो 2 बड़ी सिटियां हैं अन रहयान और अल वकराह। ये 2 जो स्टेट्स हैं, ये 2 बड़ी सिटियां यहाँ की हैं, हाँ? उसके बाद में है कुवैत। तो मैं जैसे अभी आपको मैपिंग में बताई थी मैंने कि कुवैत कहाँ स्थित है, या फिर चलो दोबारा बता देती हूँ कुवैत कहाँ पे है। मतलब कुवैत की जो पड़ोसी कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं। ये देखो, यमन, ओमान, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, कतर और कुवैत, ये है यहाँ पे है। यूएई, ये कतर और कुवैत ये यहाँ पे है। जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, ये तो ईस्ट हो गया। कजाकिस्तान, ये भी है। मिडल ईस्ट, ईरान, मरस्टाल, ये तो इंडिया का हो गया। ये देखिए सीरिया डिजर्ट, ये सीरिया डिजर्ट अभी तो दिखा के गई हूँ। कतर,
कुवैत, ये रहा कुवैत। मैं आपको बता रहे थे ना उधर भी चाहिए, ये रहा कुवैत। इसके पड़ोसी देश कौन सा है? ये वाला है। और इधर ये सीरिया, डिजर्ट सीरिया है। और इधर ये पर्शियन है। और इधर अरब अमीरात है। आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन अपन वापस थ्योरी के अंदर चलते हैं। कुवैत, हाँ कुवैत फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर पर स्थित है। कहाँ है? फारस की खाड़ी पे उत्तरी छोर पर स्थित है। अरब प्रायद्वीप का एक छोटा सा देश है। ये सन 1765 में स्थापित अल सबाब राजवंश द्वारा शासित रहा था। कब? 1765 में अल सबाब जो राजवंश था उसके द्वारा इसमें इसके ऊपर शासन किया गया था। कब? 1765 के अंदर। वर्ष 1961 में यह स्वतंत्र देश बना। कब बना? 1961 में यह स्वतंत्र हुआ था, मतलब भारत की आज़ादी के बाद में ये स्वतंत्र हुआ था। इसका क्षेत्रफल लगभग 17,289 है। कितना है? 17,289। कुवैत का धरातल समतल है, मतलब समतल है। हाँ? सर्वोच्च भाग अल जहरा सागर तल से 229 मीटर ऊंचा। किल से अल जहरा सागर तल से अल जहरा सागर नाम है थोड़े, लेकिन याद करने पड़ेंगे। यह औसतन तापमान 33 सेंटीग्रेड रहता है, परंतु जुलाई में दिन का तापमान 52 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वार्षिक वर्षा 18 सेंटीमीटर से कम होती है। शीतकाल में गर्म तूफान चलते हैं जिन्हें कोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोस कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का अभाव है। कांटेदार झाड़ियां तथा बबुल यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां हैं। देखो इनकी जो अर्बन कंट्रीज है ना, अधिकतर में मरुस्थल है। अपने राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है ना, उसकी जो कंडीशन है वो इनकी कंडीशन है सेम है। कुवैत की अर्थव्यवस्था का आधार पेट्रोलियम है। यह विश्व का चौथा बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। इसका 9% क्षेत्र कृषि हो गया। यहाँ गेहूं, जौ और खजूर की खेती होती है। सिर्फ 9% पर खेती होती है, उसमें भी गेहूं, जौ और खजूर की खेती होती है। फिर आता है बहरीन। सऊदी अरब तथा कतर प्रायद्वीप के मध्य बहरीन स्थित है। सऊदी अरब तथा कतर का जो मध्य वाला हिस्सा है, ये छोटे बड़े 13 द्वीपों का समूह है। जो 13 द्वीप है यहाँ पे, उन द्वीपों का ये समूह है। हाँ, तो उनको टोटली मिला के बहरीन बोला गया है। हाँ? जो फारस की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? फारस की खाड़ी में ये स्थित है। इन द्वीपों को बहरीन सबसे बड़ा है। अन्य द्वीपों में अलमुरहम, सीता नस्सान, अलबनी, सालेह तथा हावर ग्रुप महत्वपूर्ण है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 710 वर्ग किलोमीटर है। यह पूर्व में ब्रिटेन के अधीन था, जो वर्ष 1971 में स्वतंत्र हुआ। इसके शासक को अमीर कहा जाता है। इसके शासक को अमीर कहा जाता है। क्या कहता है? अमीर। बहरीन की अर्थव्यवस्था का आधार तेल उत्पादन है। कृषि, मुर्गी पालन एवं पशुपालन परंपरागत व्यवसाय है। इसके अतिरिक्त सीमेंट, एल्यूमिनियम, पोत निर्माण, विद्युत उपकरण, रसायन, मशीनरी, धातु के सामान, तेल साधन, पेट्रोल, रसायन आदि उद्योग प्रचलित हैं। मतलब इसमें कुछ थोड़ा बहुत उद्योगों का भी सहयोग है, जिसमें है सीमेंट, एल्यूमिनियम, पोत निर्माण, विद्युत उपकरण, रसायन, मशीनरी, धातु के सामान, तेल शोधन, पेट्रोल, रसायन आदि। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या अरब मूल की तथा अप्रवासी लोगों में प्रत्येक चौथा व्यक्ति भारतीय है। वाओ! यहाँ पे प्रत्येक चौथा व्यक्ति अपने देश से है। मनामा देश की राजधानी व प्रमुख नगर तथा पतन है। कौन सा है? मनामा, पनामा होगा। या पनामा देश की राजधानी व प्रमुख नगर तथा पतन है। पतन मतलब बंदरगाह है। उसके बाद में हम आते हैं ईरान के अंदर। अब ये ईरान जो है बहुत चर्चा में चल रहा है, जैसा कि आपको पता होगा। है हाँ, ईरान का अर्थ है आर्यों का देश। किसका देश? आर्यों का देश। सऊदी अरब के बाद ईरान पश्चिमी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी कुल क्षेत्रफल लगभग 1,68,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भी यह पश्चिमी एशिया का दूसरा बड़ा देश है। इसकी सीमा पर उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की है। पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा बनाते हैं। ईरान ईरान पर्वतों से घिरा एक विस्तृत पठारी देश है। इसके पठार को ईरान का पठार के नाम से जाना जाता है। इसके चारों ओर ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, क्या है? चारों ओर ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं। इसके पठार को ईरान पठार के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में अलबुर्ज पर्वत श्रेणी, उत्तर पूर्व में खुरासान पर्वत श्रेणी। देखो इसके उत्तर में ओलबुर्ज पर्वत श्रेणी तथा उत्तर पूर्व में खुरासान पर्वत तथा कोपेत दाग श्रेणी एवं दक्षिण में जाग्रोस श्रेणी स्थित है। अलबुर्ज पर्वत श्रेणी देश की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी सर्वोच्च चोटी दमावंत है। यहाँ के पठारी भाग को अनेक खारे पानी की झीलों में पाई जाती हैं। एक मिनट, यहाँ के पठारी भाग पर अनेक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। जो पठारी भाग है ना, वहाँ पे अनेक खारे पानी की झीलें यहाँ पाई जाती है। ईरान का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, जिसमें दस्त ए कबीर, दस्त ए लूत क्या है? अंतर पर्वतीय पठार है।
मरुस्थल पाए जाते हैं। दस्त एक कबीर व एक तुषारी मरुस्थल है। कैसा है? तुषारी मरुस्थल। इसको पार करना कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है ईरान को। तो ये रहा ईरान है। ये आया अपना ईरान। वैसे भी आजकल तो आपको इसका नाम बहुत, क्योंकि सोते उठते बैठते जगते आपको सिर्फ ईरान ही ईरान दिखता होगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है। क्यों? क्योंकि आजकल मैं बोल रहा हूँ ना, इसने इनकी वजह से बहुत परेशान हो गए हैं। दुनिया परेशान हो रखी है इनसे। करुण देश की सबसे बड़ी नदी है। ईरान देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? करुण नदी। हाँ, जो मध्य जाग्रोस से निकलकर खुर्रम देश से प्रवाहित होती है। कहाँ से? मध्य जाग्रोस से निकल के खुर्रम देश से प्रवाहित होती है हुई सत अल अरब में मिल जाती है। अतरक, साफीद तथा अरक अन्य नदियां हैं। कौन सी हैं? अतरक, साफीद। अन्य जो नदियां वो कौन सी है? अतरक, साफीद तथा अरक हैं, जिसमें वर्ष भर पानी बहता रहता है। इसमें अतरक नदी जो है वह दक्षिण पूर्व में है। साफीद तथा अरक नदियां अलबुर्ज पर्वत से निकलती है। कौन से पर्वत से निकलती है? अलबुर्ज पर्वत से। और यह कैस्पियन सागर में गिरती हैं जाके। तो ये जो नाम है ना, जैसे अरक दे रखा है और साफीद, अतरक, अतरक, साफीद, अरक, इन नामों को आपको 2 4 5 बोलो, बार बोलो। अब नाम है ही ऐसे, आपको याद करने पड़ेंगे। सत अल अरब, हाँ, अब याद करने पड़ेंगे, कुछ नहीं होता। हाँ, कर सकते। ईरान की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। तापमान की अधिकता और वर्षा की क्षत्रीय विषमता, जिसमें गर्मी तथा सर्दी के तापमान में भारी अंतर रहता है। फारस की खाड़ी के तटीय भाग में ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 सेंटीग्रेड को पार कर जाता है। देश के आंतरिक भागों में ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, परंतु रात का तापमान गिर जाता है। क्या होता है? दिन का जो तापमान हो 50 सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, लेकिन रात का तापमान जो हो वो गिर जाता है, जिसके कारण रात का मौसम अति सुहावना हो जाता है। शीत ऋतु में कैस्पियन अरब सागर के तटों को छोड़कर तापमान हिमांक बिंदु के नीचे होता है। अधिकांश वर्षा शीतकाल चक्रवातों से होती है। किससे होती है? जो शीतकाल चक्रवात होते हैं उनसे अधिकांश इसकी वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम में वर्षा का औसतन 125 सेंटीमीटर है। कितना है? 125 सेंटीमीटर औसत उत्तर पश्चिम के अंदर बारिश होती है। तो दक्षिण पूर्व को और कम हो जाती है, दक्षिण पूर्व की ओर कम है। दक्षिणी पूर्वी भाग में औसतन वर्षा 5 सेंटीमीटर ही होती है। ये सारी कंट्रीज का ही है। हाँ, ईरान के कनात नहरों द्वारा फसलों की सिंचाई की जाती है। कहाँ से? ईरान में कनात नहरों। हाँ, वास्तव में कनात जमीन के अंदर सुरंग बनाकर खोदी हुई नहरें हैं। कौन सी हैं? जमीन के अंदर सुरंग बना के खोदी हुई नहरें। ईरान की लगभग आधी जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर आजीविका प्राप्त करती है। गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल है। जो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा अन्य खाद्यान्न फसलें हैं। कौन सी अन्य? जो चावल, मक्का, ज्वार, गेहूं जो वो प्रमुख फसल है। फसलें। ईरान खुबानी नामक मेवे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? खुबानी। खुबानी 2 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। खुबानी नामक मेवा जो है, जैसे अपने काजू बादाम पिस्ता होते हैं ना, वैसे इनके यहाँ खुबानी है। ईरान के 17% पर चारागाह है तथा लगभग 22% जनसंख्या पशुपालन पर निर्भर है। यहाँ प्रमुख भेड़ें पाली जाती हैं तथा बकरियां, गधे, घोड़े, ऊंट, गाय व बैल भी महत्वपूर्ण है। ईरान के बहुत से खनिज पाए जाते हैं, जिनमें पेट्रोल भंडार में चौथे स्थान है और ईरान के दक्षिण पश्चिम में पेट्रोल का प्रमुख भंडार है। ईरान का तेल राजधानी अबादान इसी प्रदेश में है। कहाँ है? अबादान। ईरान में खनिजों की विविधता है। यहाँ का खनिज तेल के अतिरिक्त सीसा, जस्ता, क्रोमाइट्स, कोयला, लोहा, तांबा व प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। खुरासान तथा करसमन में एमराल्ड और अन्य रत्न पाए जाते हैं। देश के बड़े नगर रेलों तथा सड़कों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुख्य तेल मार्ग तुर्की और सीमा से लेकर अफगानिस्तान के हेरात पर तक जाता है। खुर्रम शहर, बंदरगाह अब्बास, बंदरगाह खुमैनी, बुसायर और खड़क द्वीप देश के मुख्य बंदरगाह हैं। वर्तमान में ईरान तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान रेल लिंक का निर्माण किया गया है। यहाँ के अधिकांश निवासी आर्य मूल के हैं, जो मध्य एशिया से यहाँ आए हैं। शेष जनसंख्या में अरब व तुर्क नस्ल की जनसंख्या प्रमुखता है। अरब तथा तुर्क नस्ल की प्रमुखता है। ईरानी शिया बहुल देश है, परंतु कुछ जनसंख्या ईसाइयों व यहूदियों की भी है। क्या है? ईसाइयों व यहूदियों की भी कुछ संख्या इसमें है। तेहरान देश की राजधानी है। इस्फहान, तवरिया तथा मशहाद अन्य प्रमुख नगर हैं। खुर्रम शहर, बंदर अब्बास, बंदर खमैनी एवं बुशहर प्रमुख पतन है। खर
खर्रक द्वीप तेल निर्माता का प्रमुख टर्मिनल है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान प्रांत में स्थित है। चाबहार पोर्ट का भारत के लिए सामरिक महत्व है तथा भारत इसके विकास के लिए सहयोग प्रदान करता है। जो चाबहार बंदरगाह है, ये अभी थोड़े दिन पहले बहुत ज्यादा जीके के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा में रहता, जीके नहीं करंट अफेयर में बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर रहा था। इराक देश, इराक के अंदर बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे इनका अधिकतर ऑलमोस्ट का सबका सेम सा यही जो क्या कहते हैं अरबियन कंट्रीज हैं, मिलती जुलती सी चीजें हैं इनके अंदर सारी। तो ये जल्दी याद हो जाएंगी, इसमें मतलब थोड़े से नाम ऐसे हैं कि अब होते ही हैं ऐसे, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम सी ही हैं इनकी। इराक जो है, इराक प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता की भूमि का प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता भूमि रही है, जो दजला फरात नदी घाटी में विस्तृत है। कौन सी में? नदी दजला फरात जो नदी घाटी है उसके अंदर यह स्थित है। विश्व की प्राचीनतम बेबीलोना सभ्यता इसी घाटी, कौन सी? बेबीलोना सभ्यता इसी घाटी में विकसित हुई। इसका क्षेत्रफल 4,38,446 वर्ग किलोमीटर है। इराक की सीमाएं सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन, सीरिया, तुर्किया, अर्मेनिया था ईरान से संलग्न है। इराक का भू आकृतिक विभाजन, जो भू आकृतिक विभाजन है मतलब भू आकृति को कितने आकृतियों में विभाजित किया गया है ईरान की है, तो है निचला इराक, ऊपरी इराक, उत्तर पूर्वी पर्वतीय और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। अल रमानी से लेकर बगदाद तक का प्रदेश निचला इराक कहलाता है। कौन सा कहलाता है? निचला इराक, जिसमें दजला तथा फरात नदियों का सम्मिलित क्षेत्र है। कौन सी? दजला तथा फरात जो नदियां उनका सम्मिलित क्षेत्र स्थित है। इसका विस्तार फरस की खाड़ी से उत्तर की ओर 565 किलोमीटर तक है। कहाँ से? फारस की खाड़ी से उत्तर की ओर 565 किलोमीटर तक है। दजला फरात नदियां मिलन के बाद संयुक्त रूप से निर्मित क्षेत्र सत अल अरब कहलाता है। क्या कहलाता है? सत अल अरब। आप 2-4-5 बार बोलोगे नामों को तो याद हो जाएंगे कि ऑप्शन है अपने पास याद करने के अलावा। ऊपरी इराक 215-365 मीटर तक एक ऊंचे नीचे ढलान का उपजाऊ मैदान है, जिसमें मोसूल व किरकुक नगर स्थित है। कौन से हैं? मोसूल और किरकुक। किरकुक के उत्तर पूर्व में स्थित अल गर्द पर्वत देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा पर्वत? अल गर्द, जिसकी ऊंचाई लगभग 3,607 मीटर है। पश्चिमी राजस्थान प्रदेश कुवैत से लेकर सऊदी अरब के किनारे होता हुआ जॉर्डन और सीरिया तक चला गया है। कहाँ तक चला गया है? सीरिया तक। पश्चिमी जो जॉर्डन से होते हुए सीरिया तक चला गया है। संपूर्ण पश्चिमी एशिया में केवल इराक ही ऐसा देश है जहां सदा वाहिनी नदियां बहती हैं। इराक में ही सदियां वाहिनी नदियां बहती हैं। दजला फरात नदियां आर्मीनिया की उच्च भूमि से निकलकर फारस की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ? आर्मीनिया की जो उच्च भूमि है वहां से निकल के फारस की खाड़ी में गिरती है। इराक की जलवायु अत्यंत विषम है। कैसी है? अत्यंत विषम है जलवायु जो है वो हम, जिस पर इसके अक्षांशों एवं सागर तल से ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में बगदाद में तापमान 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। शीत ऋतु में तापमान हिमांक जीरो से नीचे चला जाता है और औसतन तापमान 10 सेंटीग्रेड रहता है। वर्षा मुख्य रूप से शीत ऋतु में नवंबर से अप्रैल के मध्य भूमध्य सागर आने वाले चक्रवातों से होती है। जो नवंबर और दिसंबर में भूमध्य सागर से चक्रवात होते हैं उनसे यहाँ पे बारिश होती है। बसरा नगर में औसत वार्षिक वर्षा केवल 15 सेंटीमीटर है, जबकि उत्तर के पहाड़ी भागों में 40 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 40 से 70 सेंटीमीटर वर्षा। देश के मात्र 5% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, जो देश की उत्तरी भाग में मिलते हैं। उच्च भाग में चिड़, ओंक तथा घास है। पठारों पर स्टेपी घास है। दलदली भागों में कच्छ वनस्पति तथा मरुस्थलों में कटीली झाड़ियां उगती हैं। कौन सी उगती हैं? चिड़, ओंक और घासें। पठारी पर स्टेपी घास, दलदली भागों में कच्छ वनस्पति और मरुस्थली कटीली झाड़ियां उगती हैं। अब है सीरिया। तो पहले हम जाएंगे, इराक को पढ़ा है हमने अभी। इराक का थोड़ा सा जो भौगोलिक स्थिति है थोड़ी सी चेंज है, बाकी तो सारे जो अरेबियन कंट्रीज हैं उनकी सेम सी ही स्थिति है, जो स्ट्रक्चर है उनका वो सेम सा ही है बाकी सबका। तो बस थोड़ा सा इराक का ही है जो अलग है। मेसोपोटामिया सभ्यता के समय यहाँ
गेहूं, जौ, मटर आदि अनाजों की खेती विश्व में सबसे पहले प्रारंभ की गई। भेड़ बकरियों का पालन भी इसी क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। लगभग 3/4 जनसंख्या कृषि से आजीविका प्राप्त करती है। कितनी? 3/4 जनसंख्या कृषि, मतलब यहाँ कुछ कृषि तो है, बाकी या तो आपने देखा होगा किसी में इतनी कृषि है ही नहीं है। सिंचित भागों में संघन कृषि, असिंचित भागों में पशुचारण एवं मरुधानी कृषि की जाती है। जहाँ मतलब जहाँ पर पानी की व्यवस्था है वहाँ तो सिंचित कृषि होती है, और जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर असिंचित भागों में जो है पशुपालन चारण की और मरुधानी कृषि की जाती है। दोआब क्षेत्र में चावल की खेती होती है। दोआब मतलब आपको पता है ना, मैंने भारत के इतिहास में बताया था, दोआब 2 नदियों के बीच की जो जगह होती है उसे हम दोआब कहते हैं। तो वहाँ पे चावल की खेती होती है। व्यापारिक फसलों में खजूर प्रमुख है। खजूर तो मैं बोलूँ ना, जिसमें अरबियन कंट्रीज में जिसमें भी आए ना खजूर, तो सब में ही रखे आना, कहीं पे गलत नहीं हुआ। विश्व के आधे से अधिक खजूर का उत्पादन एवं निर्यात इराक से किया जाता है। मतलब पूरे विश्व के अंदर आधे से ज्यादा जो खजूर निर्यात किया जाता है वो इराक से ही किया जाता है। यहाँ सीमित मात्रा में कोयला, क्रोमियम, तांबा, लोहा व सीसा उपलब्ध हो। कौन सा है? कोयला, क्रोमियम, तांबा व लोहा, सीसा उपलब्ध है। अधिकांश भंडार उत्तरी इराक में मिलते हैं। शक्ति के संसाधनों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उत्तरी भाग में किर्कुक और मोसुल एवं दक्षिणी भाग में जुबैर एवं बसरा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। कौन से हैं? उत्तरी भाग के अंदर किर्कुक और मोसुल है, और दक्षिणी भाग में जुबैर तथा बसरा जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। पूर्वी क्षेत्र में गैस के विशाल भंडार मिलते हैं। इराक तेल उत्पादक और निर्यातक क्षेत्रों के संगठन ओपेक का सदस्य है। यह खनिज तेल भंडार की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है। खनिज तेल भंडार मतलब तेल को इकट्ठा करके रखने में 5वें स्थान पे है। इसको उत्पादन करना और इकट्ठा करके रखना दो अलग अलग चीज होती है। कोई जरूरी नहीं होता कि जिस देश कंट्री के अंदर उत्पादन ज्यादा हो रहा है तेल का तो वो भंडारण भी कर ले ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। मतलब उत्पादन में जो कंट्री टॉप पे होती है तेल में, वो जरूर नहीं है कि भंडारण में भी टॉप पे हो। है तो इनकी क्या जमीन के नीचे से सुरंगें होती है जो इधर से उधर पास कर देते हैं तेल। है वस्त्र उद्योग बगदाद के निकट तथा मोसूल में संकेंद्रित है। चीनी उद्योग मोसूल, करबला तथा सुलेमानिया में स्थित है। सीमेंट उद्योग, रासायनिक उर्वरक और इस्पात उद्योग बसरा के निकट तथा खाद्य एवं फल प्रसंस्करण उद्योग बगदाद व बसरा में स्थित है। यहाँ इस्लाम प्रमुख धर्म है जो सुन्नी तथा शिया संप्रदाय में विभाजित हुआ है। जनसंख्या का संघन संकेंद्रण सत अल अरब तथा दजला फरात नदियों की घाटियों में मिलता है। मरुस्थलीय क्षेत्र प्राय निर्जन है। यहाँ बहु जनजातियां भी निवास करती हैं। कौन करती हैं? बहु जनजातियां भी निवास करती हैं। बगदाद देश की राजधानी था। ईरान की जो राजधानी बगदाद यहाँ की इसकी राजधानी है। इराक की, अरे यार हाँ, बगदाद जो है इराक देश की राजधानी था। अरब जगत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक औद्योगिक केंद्र है। बसरा दूसरा महत्वपूर्ण, कौन सा? बसरा दूसरा महत्वपूर्ण नगर एवं पतन का मतलब आपको पता है ना, बंदरगाह होता है जो शत अल अरब के तट पर स्थित है। कहाँ है? शत अल अरब के स्थित है। मोसूल, किर्कुक, नजफ, करबला, नसीरिया, कैसर, हिंदिया और सफगान अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा सांस्कृतिक जैसे। कौन से? दोबारा सुनो। मोसूल, कौन? मोसूल है। किर्कुक, नजफ, करबला, नसीरिया, उम्मस, कैसर, हिंदिया तथा सफवाना अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक सांस्कृतिक केंद्र हैं। उसके बाद में आता है सीरिया। हाँ, सारे मुस्लिम कंट्रीज पढ़ा रही हूँ आपको। कौन सा आता है नेक्स्ट? जो है सीरिया। सीरिया प्राचीन काल से ही सीरिया अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण अफ्रीका, यूरोप व एशिया का संगम क्षेत्र रहा है। किसका रहा है? अफ्रीका, यूरोप और एशिया का संगम, मतलब तीनों का कुछ कुछ पार्ट जो है इसके अंदर, तीनों जो उसके वो क्या कहते हैं महाद्वीप है उनका कुछ कुछ भाग इस देश में आता है। पूर्व में यह फ्रांस के अधीन था जो वर्ष 1946 में स्वतंत्र हुआ था। सीरिया दक्षिण पश्चिमी एशिया देश है। कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया देश, जिसके पश्चिम में इजराइल है, लेबनान व भूमध्य सागर है। क्या है? इजराइल, लेबनान और भूमध्य सागर है। और उत्तर में तुर्की है। उत्तर में कौन है? तुर्की लिखा है, टर्की बोलते हैं। पूर्व और दक्षिण पूर्व में इराक है। पूर्व और दक्षिण पूर्व में इराक तथा दक्षिण पश्चिम में लेबनान व दक्षिण में
जॉर्डन। ये होगी राजनीतिक स्थिति इसकी है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग है 1,85,80 वर्ग किलोमीटर। देश का अधिकतर भाग समतल मरुस्थल है। कैसा है? समतल मरुस्थल है। भूमध्य सागर के समानांतर कुछ पहाड़ियों विस्तृत है। इसमें हरमन चोटी देश में सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई 2,814 मीटर है। देश का आंतरिक भाग एक पठार है तथा देश के दक्षिणी पूर्वी भाग में सीरिया का मरुस्थल स्थित है। कौन सा है? सीरिया का मरुस्थल स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर। लेबनान श्रेणी 2400 मीटर। कौन सी? लेबनान श्रेणी जो 2400 मीटर ऊंची। इसका सर्वोच्च शिखर कुरनाता अल सोदा है। उत्तर पूर्व में उर्व जलोढ़ मैदान है, जिसके उत्तरी भाग पर फरात व उसकी सहायक नदियां खाबूर तथा बालिख प्रवाहित होती हैं। इन सभी नदियों का उद्गम टोरिस पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा है? टोरिस पर्वतीय क्षेत्र। पूर्व की ओर सपाट पठार है, जो शुष्कता के कारण मरुभूमि में परिवर्तित हो जाता है। सीरिया की तटीय भाग। सीरिया का तटीय भाग की जलवायु भूमध्य सागरीय है, जबकि आंतरिक भाग की जलवायु मरुस्थलीय है। जबकि वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर है, किंतु उसका वितरण असमान है। पूर्व के पठारी भागों में मात्र 14 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सीरिया की तटीय भाग। सीरिया नाम याद है ना इनके? अगर नाम याद है ना कंट्रियों के, तो 2 4 5 बोल 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 के याद कर लेना। मुझे पता है नामों में भी कंफ्यूज होते हो, नाम ही याद नहीं रहते आप लोगों को। एनीवेज रह जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ बहुत एक अलग ही टाइप का वो हो ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हैं? सीरिया की तटीय भाग की जलवायु भूमध्य सागरीय एवं जबकि आंतरिक भाग की जलवायु मरुस्थलीय है। कौन सी है? आंतरिक भाग जो है उसकी जलवायु मरुस्थलीय है, और जो तटीय भाग है उसकी आंतरिक जलवायु भूमध्य सागरीय है। जबकि वार्षिक वर्षा का औसतन 100 सेंटीमीटर है, किंतु उसका वितरण असमान है। पूर्व के पठारी भाग में मात्र 14 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ? पूर्व का जो पठारी भाग है मात्र 14 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 14 सेंटीमीटर आप क्या समझते हो? मतलब नए के बराबर है। कृषि एवं पशुपालन यहाँ प्रमुख व्यवसाय है। सीरिया के 35% क्षेत्र पर कृषि होती है। कितना प्रतिशत? 35%, कोई ज्यादा नहीं है। और 56% जनसंख्या संलग्न है, मतलब जो 56% है वो जनसंख्या कृषि करती है। इसका केवल 15% भाग सिंचित है। सिंचाई के थ्रू 15% ही भाग होता है। गेहूं पर यहाँ प्रमुख खाद्यान्न फसल है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, जई व राई। अन्य महत्वपूर्ण फसलें कौन सी है? ज्वार, बाजरा, जई व राई और मक्का, चावल प्रमुख फसलें। पशुपालन शुष्क पठारी भागों पर होता है, जिसमें भेड़, बकरियां, गाय, बैल, खच्चर प्रमुख है। कौन से है पशुपालन में? भेड़, बकरियां, गाय, बैल और खच्चर है प्रमुख पशुपालन के अंदर। सीरिया में सामान्य खनिजों का अभाव है। यहाँ अल्प मात्रा में पेट्रोलियम, जिप्सम और तांबा प्राप्त होता है। ऊर्जा के संसाधन भी सीमित हैं। 1970 के दशक के अंत में उत्तरी पूर्वी सीरिया के काराशुक क्षेत्र में तेल के भंडारों की खोज की हुई। किसके अंदर? काराशुक क्षेत्र के अंदर। सीरिया के अधिकांश उद्योग कृषि आधारित है, जिनमें सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, चुकंदर से निर्मित चीनी, चमड़ा, कागज आदि प्रमुख है। वर्ष 1970 के बाद सरकार ने यहाँ लोहा एवं इस्पात, उर्वरक, सीमेंट, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन निर्माण आदि उद्योगों की स्थापना की तथा उद्योग के विकास पर अधिक ध्यान दिया। दशमिक इस देश का राजधानी नगर है। कौन सा है राजधानी नगर इस देश का? दशमिक जो है। इसकी अय्यद मस्जिद, कौन सी मस्जिद? उमैयद। उमैयद मस्जिद दक्षिण पश्चिमी एशिया के महान स्मारकों में से एक है। उल्लेप्पो, लटारिका, तारतुस, होमस तथा हामा प्रमुख नगर हैं। कौन से हैं? ओलेप्पो, लटारिका, तारतुस, हामा और होम्स जो प्रमुख नगर हैं। ओलेप्पो फरात घाटी एवं भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। कहाँ है ओलेप्पो? फरात घाटी और भूमध्य सागर के बीच स्थित है? उसके बाद में है तर्की है। आज तर्की है नेक्स्ट जो कंट्री है वो। ओके 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 हाँ, ओके हाँ, तुर्की है। तुर्की है। तुर्की दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक देश है। किसका है? दक्षिणी पश्चिमी जो एशिया है उसका एक देश है
तुर्की। जो एशिया एवं यूरोप के महाद्वीप के मध्य स्थित है। कहाँ है? एशिया और यूरोप जो महाद्वीप है उनके बीच में मध्य में ये स्थित है। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? एशिया का प्रवेश द्वार। इसे प्राय लघु एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लघु एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि तुर्की का 98% भाग एशिया महाद्वीप में है। कहाँ है? 98% भाग एशिया महाद्वीप में। ये है मात्र 2% भाग यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मतलब ये 2 महाद्वीपों में है। तुर्की यूरोपीय भाग में यूरोपीय संस्कृति एवं एशियाई भाग में एशियाई संस्कृति झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप का मिलन बिंदु है। किसका है? एशिया, अफ्रीका और यूरोप का मिलन बिंदु। मतलब तीनों जो महाद्वीप हों, तीनों के अंदर ये अपना कुछ कुछ हिस्सा बांटता है। तुर्की एशिया का सबसे पश्चिमी देश है। इसके उत्तर में काला सागर है और दक्षिण में भूमध्य सागर है। क्या है? उत्तर में तो काला सागर है और दक्षिण में भूमध्य सागर है को जोड़ने वाला मरमरा सागर तथा उसके दोनों तटों पर बास्पोरस एवं डोडेनल्स जल संधियां इसी सामरिक महत्वपूर्ण प्रदान करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वापस बताती हूँ। इसके उत्तर में काला सागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर को जोड़ने वाला मरमरा सागर है। मरमरा सागर तथा उसके दोनों तटों पर बास्पोरस तथा डोडेनल्स। कौन सी? बास्पोरस तथा डोडेनल्स। कौन सी? बास्पोरस तथा डोडेनल्स जल संधियां इसे सामरिक महत्व प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? सामरिक महत्व प्रदान। इसके उत्तर पूर्व में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। किधर? उत्तर पूर्व के अंदर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। पूर्व में ईरान तथा दक्षिण पूर्व में सीरिया एवं इराक स्थित है। तुर्की का भू आकृतिक विभाजन, यानी भौतिक रूप से आप तुर्की को कितने भागों में बांट सकते हो और कौन कौन से उसके भाग हैं, कि कितने हैं, मतलब कितने भाग हैं उसके और उनका नाम क्या है, भौतिक स्वरूप के हैं। तो 3 है। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, पूर्वी पठारी प्रदेश और एजियन तटीय प्रदेश। कौन सा? एजियन तटीय प्रदेश है। तो अनातोलिया का पठार के दक्षिण में पोडिक पर्वत तथा उत्तर में टोरिस पर्वत स्थित है। कौन सा? पोंडिक पर्वत, पोंटिक पर्वत तथा उत्तर में टोरिस पर्वत स्थित है। पोंडिक एवं टोरिस पर्वत श्रेणियां आर्मेनिया की गांठ से आपस में मिल जाती। किससे मिल जाती है? पोंडिक एवं टोरिस पर्वत श्रेणियां आर्मेनिया की जो गांठ है उससे आपस में मिल जाती हैं, जो तुर्की के पूर्वी भाग में स्थित है। किधर है? तुर्की के पूर्वी भाग में स्थित है। आर्मेनियाई गांठ से निकलने वाली सभी पर्वत श्रेणियां टर्शियरी युगीन पर्वत श्रेणियों के उदाहरण है। किससे हैं? टर्शियरी युग की पर्वत श्रेणियां। पोंडिक पर्वत की ऊंचाई पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। इसकी सर्वोच्च चोटी केकर दागी है। खारे पानी की तुजिया साल्टर झील इसी क्षेत्र में स्थित है, जो तुर्की की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई 3000 से लेकर 4500 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी अरारात है। कौन सी है सर्वोच्च चोटी? अरारात है, जो 5112 मीटर की है। कितनी है? 5112 मीटर है। अरारात शिखर एवं शांत ज्वालामुखी क्षेत्र है। यह शिखर सदैव बर्फ से ढका रहता है। यहीं से दजला और फरात नदियां निकलती हैं। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की वोन झील इसी पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। तुर्की का तटीय भाग एक मैदान है जो संकरी मैदानी पट्टी के रूप में काला सागर, एजियन सागर तथा भूमध्य सागर। कौन सा सागर? काला सागर, एजियन सागर तथा भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। यह मैदान को एजियन तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एजियन तट के मैदान के नाम से इसे जाना जाता है। तुर्की के तटवर्ती भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। किंतु आंतरिक पठारों पर महाद्वीपीय जलवायु, जो आंतरिक पठार उन पे महाद्वीपीय, मतलब 2-2 प्रकार की जलवायु हो जाती है। वो अपने भारत के अंदर भी है। उत्तरी भारत की अलग हो जाती है, दक्षिण भारत में अलग है। वनस्पति का विवरण वर्षा के अनुरूप मिलता है, मतलब जहाँ जितनी वर्षा होती है ज्यादा करके वर्षा ही इफेक्ट करती है वनस्पति को। भूमध्य सागर एवं एजियन सागर के तटों पर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर और एजियन सागर के तटों पर जनवरी का तापमान 29 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। देश के उत्तर पूर्वी भाग में ग्रीष्म ऋतु का औसतन तापमान 30 सेंटीग्रेड तथा जनवरी का तापमान -9 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। तटीय तथा पर्वतीय भागों में वर्षा अधिक होती है। देश के आंतरिक भागों में पूर्व की ओर जाने पर वर्षा कमी आती है। अंटाकिया नगर में औसतन वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर है। कौन से नगर में? अंटाकिया, अंटाकिया, अंटाकिया। अंटार्कटिका से कनेक्ट कर लेना, अंटाकिया नगर के अंदर है। जबकि अंकारा में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कौन सी? अंकारा में। जॉर्डन। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट बाद में करेंगे, पहले इसको तो टर्की को तो कंप्लीट कर लें। मेरे पीपीटी वाले इन्होंने नई नई खाइयाँ खुद ये रखी हुई है।
तुर्की के ऊंचे पर्वत ढलान, अभी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं पर्वत है। ढलानों पर कोणधारी वन एवं तटीय भागों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। कहाँ? तटीय भागों में कोणधारी वन और भूमध्य सागर के अंदर वो क्या कहते हैं, वो तटीय भाग, ढलानों पर कोणधारी वन तथा तटीय भागों में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। कभी कभी मैं भी आपको पढ़ाती हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी नेटवर्क छोड़ देता है। नेटवर्क छोड़ देने का मतलब दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल आते हैं, फिर वापस आती हूँ कि पढ़ा रही हूँ बच्चों को। आप लोगों के साथ जो होता है ना कि पढ़ते पढ़ते ज्यादा कंटिन्यू ज्यादा तो आप कुछ और सोचने लग जाते हो, वो आपके साथ नहीं, वो ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है वो। अनातोलिया पठार पर वर्षा कम होने के कारण घास के मैदान अथवा पतझड़ वृक्ष पाए जाते हैं। अनातोलिया याद करना पठार है। जंगली जानवरों में यहाँ रीछ, जंगली बिल्ली और लोमड़ी व भेड़िए पाए जाते हैं। कौन से जंगली जानवरों में? रीछ, जंगली बिल्ली और भेड़िए पाए जाते हैं। फिर तुर्की की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ओ आश्चर्य सो हो रहा है, मतलब अब तक मैं जितने अरबियन कंट्रीज पढ़ाई है ना, सबकी पेट्रोल और गैस के ऊपर डिपेंड है, मगर ये कृषि पर आधारित है। यहाँ के लगभग 20% से क्षेत्र पर कृषि होती है, जिसमें से 50% जनसंख्या संलग्न है। चारागाह भूमि 50% क्षेत्र पर विस्तृत है। केवल 15% क्षेत्र पर वन है। तटवर्ती क्षेत्रों व पश्चिमी पठारों पर वाणिज्यिक कृषि होती है, जबकि आंतरिक पठार पर निर्वाह कृषि व पशुपालन की प्रधानता है। तुर्की का भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है जहाँ जैतून, अंगूर एवं अंजीर का उत्पादन होता है। कहाँ? जैतून, अंगूर और अंजीर का उत्पादन भूमध्य सागरीय है जो प्रदेश है वहां पे होता है। तुर्की के पश्चिमी भूमध्य सागर प्रदेश में स्थित इजमीर की घाटी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यह तुर्की का सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश है। वस्त्र उद्योग यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। कायसेरी का सूती वस्त्र का कारखाना पश्चिमी एशिया में विशालतम है। बर्सा, इस्तांबुल तथा इजमीर में ऊनी वस्त्र उद्योग विकसित हैं, जबकि कालीन उद्योग आंतरिक पठार पर विकसित हैं। यहाँ तुर्की, कुर्द तथा अरबी भाषाएं बोली जाती हैं। तुर्की में मुस्लिम जनसंख्या की प्रधानता है, जो सुन्नी है। इसके अतिरिक्त ईसाई तथा यहूदी भी सम्मिलित संख्या में है। तुर्की की राजधानी अंकारा अनातोलिया के पठार पर स्थित है। कौन सी है? अंकारा जो है तुर्की की राजधानी, वो अनातोलिया जो पठार है उसके ऊपर स्थित है। इस्तांबुल नगर एशिया एवं यूरोप दोनों ही महाद्वीप में स्थित है। इस्तांबुल जो है वो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित, जिसे पूर्व में कस्तुतुनिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना था? कस्तुतुनिया के नाम से पूर्व में जाना जाता था। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है टर्की। क्या कंप्लीट होता है? यहाँ पे होता है हमारा टर्की कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं जॉर्डन। कहाँ आ गए हम? वापस जॉर्डन में आ गए हैं। जॉर्डन पूर्णतः राजतंत्रात्मक देश है। मतलब एक चीज ये और मैंने आपको पहले भी बताई कि जो अरबियन कंट्रीज हैं सारी राजतंत्रात्मक रूप में अभी भी चल रही हैं। इसका 90% देश भी अधिक भाग मरुस्थलीय है। क्या है? अधिक मरुस्थलीय 90%। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक जॉर्डन पर अंग्रेजों का शासन था, जैसे 1946 में एक स्वतंत्र देश की मान्यता मिली। किसकी? 1946 में एक, मतलब अपन से सिर्फ 1 साल पहले ये स्वतंत्र हुआ। जॉर्डन नदी इस देश की मुख्य नदी है, मतलब जो देश का नाम है वो नदी का नाम भी है मुख्य, जो ब्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कहाँ? ब्रंश घाटी में, मृत सागर में गिरती है। इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम जॉर्डन पड़ा। जॉर्डन नदी द्वारा जॉर्डन की भौतिक विभाजन, मतलब जॉर्डन नदी का भौतिक विभाजन कौन से, मतलब जॉर्डन कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है इसको? जॉर्डन को जॉर्डन नदी द्वारा, जॉर्डन का भौतिक विभाजन, नदी द्वारा ही उसका भौतिक विभाजन होता है जॉर्डन का। तो जॉर्डन नदी घाटी और जॉर्डन पार पठार है, ये दो तरीके से हम इसे विभाजित करते हैं। जॉर्डन नदी के दोनों ओर इस देश का विस्तार 97,470 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। वर्ष 1967 के युद्ध के बाद से जॉर्डन नदी के पश्चिम भाग पर इजराइल का अधिकार है। कहाँ से? 1967 से इजराइल का अधिकार है। जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर स्थित मृत सागर का तट विश्व का सबसे नीचा भूतल है। कौन सा? जो मृत सागर है वो विश्व का सबसे नीचा भूतल, वहाँ की जो जमीन है वो सबसे नीची है, इससे नीची जमीन विश्व में कहीं है नहीं है। जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से माने 430 मीटर है। इसका सबसे निचला भाग की किन्नेरत झील है। कौन सी? किन्नेरत झील के समीप है। मृत सागर के उत्तर में गैलीली सागर स्थित है। इन दोनों सागरों को जॉर्डन सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जॉर्डन सागर। जॉर्डन का अधिकांश भाग पठारी है, जो 400 से लेकर 1300 मीटर की ऊंचाई है। इसके पश्चिम में गिड़ी है मोआब एवं एडोम की पहाड़ियां 1500 मीटर तक ऊंची है। कितनी है?
एक मिनट, इसके पश्चिम में गिडी है, याद करना, गिडी है मोआब, गिडी है मोआब, एडोम की पहाड़ियां, हाँ, एडोम की पहाड़ियां 1500 मीटर तक ऊंची हैं। इस देश के सर्वोच्च स्थान को जबल राम पर्वत, कौन सा, जबल राम पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो अकाबा नगर के समीप स्थित है। कहाँ पे है, अकाबा नगर के समीप स्थित है। हाँ, तो ये हमने किया, जॉर्डन का कुछ हिस्सा किया है, अभी और भी है। मेरे पीपीटी बनाने वाले ने जो कमाल कर रखा है ना, वास्तव में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जॉर्डन में भूमध्य सागरीय एवं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। कहाँ, जॉर्डन में भूमध्य सागरीय एवं शुष्क जलवायु वनस्पति पाई जाती है। इसका उत्तरी पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत आर्द्र तथा आंतरिक भाग शुष्क है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा मात्र 20 सेंटीमीटर तथा कम वर्षा के कारण यहाँ स्टेपी वनस्पति मिलती है। कौन सी मिलती है, स्टेपी, कम वर्षा होने के कारण स्टेपी वनस्पति मिलती है। अम्मान देश की राजधानी, अम्मान जो जगह है वो देश की राजधानी है। विशालतम नगर है अकाबा, जिरास, विशालतम जो नगर है इसके वो है अकाबा, जिरास और अजराक अन्य प्रमुख नगर है। कौन से हैं, अकाबा, जिरास और अजराक जो है वो प्रमुख नगर हैं इसके। फिर है कृषि एवं पशुपालन, यहाँ प्रमुख व्यवसाय है। देश की 50% से अधिक जनसंख्या कृषि और उसके संबंधित गतिविधियों में संलग्न है। यहाँ गेहूं, जो तंबाकू, मक्का तथा फल प्रमुख फसलें हैं। घाटियों तथा ढालों पर फलों की सोपानी कृषि होती है। यहाँ पर कृषि निवारक प्रवाह प्रकार की है। कितनी है, निवारक प्रकार, मतलब ये है कि आजीविका के लिए कृषि करते हैं, व्यापार के लिए नहीं करते हैं। पठारों पर भेड़, बकरियां, गाय व खच्चर पाले जाते हैं। कहाँ, भेड़, बकरियां, गाय, खच्चर पाले जाते हैं। यहाँ पर चलवासी पशुचारण विस्तृत पैमाने पर होता है। फॉस्फेट, नमक व पोटाश प्रमुख खनिज है। कौन से, फॉस्फेट, नमक और पोटाश प्रमुख खनिज है। जिप्सम, लोहा, मैग्नीज तथा खनिज तेल भी अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं। खनिज संसाधनों के अभाव के कारण यहाँ औद्योगिक विकास नहीं होता है, परंतु वस्त्र, चमड़ा व फलों की डिब्बाबंदी यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। देश का अधिकतर आयात निर्यात लाल सागर के उत्तरी छोर पर स्थित है। अकाबा बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। इजराइल, तो अभी मैं आपको थोड़ी मैपिंग दिखा देती हूँ जो आज हमने की है, करा ही देती हूँ, अदरवाइज देखती हूँ मैपिंग, फिर आराम से करा दूंगी, कोई समस्या नहीं है, मैपिंग की टेंशन मत करो। और अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा मैपिंग लास्ट में फिर से समझा दूंगी, टेंशन की बात नहीं, आराम से रहो सुकून से, हैं। ये है लेबनान, है, तो कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत करो, मैं आराम से मैपिंग, कोई अगर मैपिंग अभी भी समझा दूंगी और फिर दोबारा भी समझा दूंगी, कोई समस्या की बात नहीं है। नहीं समझ में आएगा, मैं बोलूँ ना, मैं आपको 10 बार भी समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, मुझे समझाने में आपको कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो अब आपकी कंटेंट समझ लो, मैं समझाऊंगी। जो प्रशासनिक जो ढांचा है एशिया का वो भी दोबारा समझाऊंगी मैपिंग के अंदर, और जो भौतिक जो ढांचा है वो भी समझाऊंगी, टेंशन मत करो। हाँ, अभी आप कंटेंट समझ लो। लेबनान भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर सीरिया एवं इजराइल के मध्य स्थित है। कहाँ है, सीरिया और इजराइल के मध्य है, एक सक्रिय पेटी के रूप में विस्तृत है। कैसे है, एक सक्रिय पेटी के रूप में स्थित है, जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व का स्विट्जरलैंड। यह भूमध्य सागर तटीय देशों में सबसे छोटा है। कहा, भूमध्य के सागर जो उसके जो तट, जो उसके किनारे लगने वाले देशों में यह सबसे छोटा है लेबनान। इसका क्षेत्रफल लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर है। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यह तुर्की का अंग था। कब था, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का अंग था। युद्ध के बाद फ्रांस ने इस पर अधिकार करके इसे सीरिया में मिला लिया। क्या क्या, फ्रांस ने इस पर अधिकार किया युद्ध के बाद और फिर इसे सीरिया में मिला लिया। वर्ष 1943 में ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, जिसको नाम मिला लेबनान। लेबनान का अधिकांश धरातल पहाड़ी तथा पठारी है। कैसा है धरातल, पहाड़ी तथा पठारी। माउंट हरमन लेबनान की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, माउंट हरमन जो लेबनान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी औसतन ऊंचाई 3050 मीटर है। इस देश के उत्तरी भाग को त्रिपोली का मैदान, दक्षिणी भाग को टायर और सीडोन का मैदान कहते हैं। कैसे, इस देश के उत्तरी भाग को त्रिपोली का मैदान, किसका, त्रिपोली का मैदान, और दक्षिणी भाग को टायर और सीडोन का नाम दिया गया। लेबनान में भूमध्य सागरीय जलवायु तथा वनस्पति मिलती है। कैसी मिलती है, लेबनान में भूमध्य सागरीय जलवायु तथा वनस्पति मिलती है। यहाँ का 10% क्षेत्र वनाच्छादित है। 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवातों से होती है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय वर्षा भी होती है।
साइप्रस, नेक्स्ट कंट्री है साइप्रस। हाँ, एटलस ले, मैं बोल रही हूँ ना, आप एटलस के बिना आपको भूगोल नहीं समझ में आएगी। हैं, तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप एटलस ओपन करो, उसके अंदर सब कुछ दे रखा है, भौतिक स्वरूप भी दे रखा है और प्रशासनिक स्वरूप भी दे रखा है। हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ये जो मैडम बोल रही है कि हाँ ये जगह भूमध्य सागर कहाँ है या उत्तर पूर्वी तट कहाँ पर स्थित है, तो आप अपने एटलस में देख सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं तो समझा ही रही हूँ, मैं तो आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि मैं आपको कंटेंट तो बता रही हूँ, उसके अलावा आपको क्या कहते हैं वो मैपिंग के अंदर भी बताऊंगी कि हाँ ये देखो, ये यहाँ पे मरुस्थल ये है, ये पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको उसमें भी बताऊंगी, कंटेंट के अंदर उसमें मैपिंग के अंदर भी बताऊंगी, और प्रशासनिक भी बताऊंगी कि कहाँ पे स्थित है। ओके, जिसका कुल क्षेत्रफल, साइप्रस भूमध्य सागर के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप राष्ट्र है, द्वीपीय राष्ट्र जिसका कुल क्षेत्रफल 9,251 वर्ग किलोमीटर है। ये एक यूरेशियन देश है जिसके पश्चिम में यूनान, पूर्व में लेबनान, सीरिया व इजराइल, दक्षिण में मिस्र एवं उत्तर में तुर्की स्थित है। कौन है? पश्चिम में यूनान स्थित है इसके, और पूर्व में लेबनान है तथा सीरिया व इजराइल, दक्षिण में मिस्र और उत्तर में तुर्की स्थित है। यह सन 1960 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ गणतंत्र है, जो सन 1961 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, और 1 मई 2004 के बाद ही यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया। कब? 1 मई 2004 के बाद यूरोपीय संघ का सदस्य बना। इसकी राजधानी है निकोसिया। कौन सी है इसकी राजधानी? निकोसिया, निकोसिया। तथा राजभाषा ग्रीक और तुर्की है। कौन सी है राजभाषा? ग्रीक और तुर्की है। यहाँ इस्लाम और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग निवास करते हैं, इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग। यह भूमध्य सागर में स्थित तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय। कौन सी है जलवायु? भूमध्य सागरीय जलवायु है यहाँ की। इसकी आकर्षक जलवायु प्रत्येक वर्ष लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इतनी आकर्षक इसकी जलवायु है। अब है इजराइल। इजराइल भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है इजराइल? भूमध्य तट सागर के तट पर स्थित है। जॉर्डन, लेबनान व मिस्र के से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 20,700 वर्ग किलोमीटर है। इजराइल आपको पता है अभी बहुत चर्चा के अंदर है, तो इसको अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये इसका सारा ये इसका सारा प्रशासनिक और भौगोलिक स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बता देती हूँ। बाकी अभी जो करंट के अंदर आप सुन रहे हो ना, इजराइल, इराक और सॉरी, इराक और अमेरिका के बारे में, तो उससे आप इसको कनेक्ट कर लेना, क्योंकि हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आए। तो आप इसको कनेक्ट करना, क्योंकि पीसीएस में तो चलो फिर भी मैंने आज मेंस के क्वेश्चन करवाए हैं, हाँ, तो इतने ज्यादा हार्ड नहीं थे। भारत की भूगोल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए आज मैंने, मेंस के जो थे, प्रीलिम्स के पहले करा चुकी हूँ, मेंस के कराए मैंने हैं। तो इतने ज्यादा घुमा फिराए क्वेश्चंस होते नहीं है, इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं, और एज इट इज, मतलब एज इट इज पुटअप करके नोट्स में से डाले हुए हैं, तो इतने ज्यादा हार्ड है नहीं। लेकिन हाँ, तो इसमें भी कनेक्टेड वाला तो कम ही सिनेरियो रहता है पीसीएस में तो, हाँ, लेकिन यूपीएससी में रहता है कि जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको ट्रेडिशनल के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना 18 मई 1948 को विभाजन के फलस्वरूप हुई। यरूशलेम शहर यहूदी, ईसाई व मुस्लिम तीनों के लिए पवित्र भूमि है। कौन सा है? यरूशलेम जो शहर है, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, ज्यादा करके इजराइल के अंदर यहूदी हैं, हाँ, तो उनके लिए है, पवित्र स्थल है। अतः अरब राष्ट्र इसके एक भाग का अपना अधिकार चाहते हैं, जिससे वे अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कर सकें। फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहते हैं। जो फिलिस्तीनी है वो पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, और वो यरूशलेम जो है वो इस्लाम का भी पवित्र स्थान है, इसलिए वो जो इस्लामीज हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो इस्लाम के जो पवित्र स्थल है वो सारे हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। इजराइल विकसित देशों की श्रेणी में शामिल है। ये एक अत्यधिक संघन नगरीकृत देश है। यरूशलेम, तेल अवीव व हाइफा यहाँ के मुख्य नगर है। कौन से हैं? तेल अवीव नाम है उसका, तेल अवीव नाम है। हाइफा यहाँ के प्रमुख नगर है। यहाँ की लगभग 16% जनसंख्या अरब समुदाय से संबंधित है। कितनी है? 16% जनसंख्या अरब समुदाय से संबंधित है, जबकि शेष विभिन्न देशों से प्रवासी यहूदी जनसंख्या है। जबकि शेष विभिन्न देशों से प्रवासित यहूदी जनसंख्या है। देश की लगभग 40% जनसंख्या विदेशों से आई है, जिन्हें ओलीम कहा जाता है। क्या कहा था? ओलीम। जबकि जिन यहूदियों का जन्म इजराइल में हुआ है उन्हें सबरस कहा जाता है। मतलब जो विदेश आए हैं उनको ओलीम, और जिनका जन्म इजराइल में हुआ है उसे सबरस कहा जाता है। इजराइल की मुख्य भूमि अत्यधिक संकरी एवं कम क्षेत्रफल वाली, मतलब क्षेत्रफल भी कम है और संकरी है। यहाँ तक कि भूमध्य सागर में इजराइल के विशेष आर्थिक क्षेत्र का विस्तार मुख्य भूमि से दुगुना है। भूमध्य सागर में इजराइल के विशेष आर्थिक क्षेत्र
का विस्तार मुख्य भूमि से दुगना है। अपने छोटे आकार के बावजूद इजराइल दक्षिण में नेगेव मरुस्थल से लेकर उपजाऊ जेजिल घाटी व गैलिलीन व कार्मेल पर्वत श्रेणियों तथा विभिन्न भौगोलिक संरचनाओं से युक्त है। क्या है? छोटे आकार हो, मतलब क्षेत्रफल छोटा है इजराइल का, होने के बावजूद भी नेगेव मरुस्थल से लेकर उपजाऊ जेजिल घाटी तथा गैलिल व कार्मेल पर्वत श्रेणियों तक विभिन्न भौगोलिक संरचनाओं से युक्त, मतलब अलग अलग टाइप की भौगोलिक संरचनाओं से युक्त है। ये जॉर्डन से इजराइल तक भ्रंश घाटी विस्तृत है। इसकी विस्तार मृत सागर से अकाबा की घाटी तक है। इसी भ्रंश घाटी में जॉर्डन नदी प्रवाहित होती है। कौन सी होती है? जॉर्डन नदी प्रवाहित होती है, जो इजराइल की सबसे बड़ी नदी है। इजराइल की सबसे बड़ी नदी, इसकी कुल लंबाई 1200 मीटर। ये जॉर्डन देश में भी थी और इजराइल में भी है, दोनों में, कंफ्यूज मत होना। यरमुक इसकी मुख्य सहायक नदी है। कौन सी? यरमुक। इजराइल का दक्षिणी भाग पठारी है, क्या है? जो नेगेव कहलाता है। क्या कहलाता है? नेगेव। यरमुक इसकी किसकी, जो जॉर्डन नदी है उसकी सहायक नदी है यरमुक। फिलिस्तीन को देखेंगे बाद में, पहले जॉर्डन को ही देखते हैं कंप्लीट, उसके बाद में देखेंगे फिलिस्तीन को। इजराइल के उत्तरी भाग को जलवायु भूमध्य सागरीय तथा दक्षिणी भाग की जलवायु शुष्क मरुस्थलीय है। इसके लिए उत्तरी भाग में शीतकाल में 50 सेंटीमीटर से अधिक, परंतु दक्षिण भाग में 10 सेंटीमीटर से कम औसतन वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिण भाग में मरुस्थलीय वनस्पति मिलती है। मरुस्थल जहां होगा वहां पे बारिश कम ही होगी। देश की 20% भूमि पर कृषि की जाती है। बोई गई भूमि को 40% भाग की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। मतलब जो भूमि बोई जाती है उसमें से 40% सिंचाई पर होती है, बाकी मानसून पर डिपेंड होती है। गेहूं यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मक्का और जो अन्य खाद्यान्न फसल है, मक्का और गेहूं जो है खाद्यान्न फसल मुख्य है। अधिकतर जो अर्बन कंट्रीज हैं उनकी खाद्यान्न फसल में गेहूं ही ज्यादा मुख्य है। सेकंड नंबर पे चावल है, और अपनी साइड में भी वही है सेम। वस्त्र, रसायन, सिगरेट, चमड़ा, शराब, हीरे तराशना, मशीनरी, तेल शोधन, कागज तथा फल संरक्षण आदि उद्योग प्रमुख हैं। तेल अवीव, जाफरा, नोबलस, हाइफा तथा एकरे प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। कौन से हैं प्रमुख औद्योगिक? कौन सा? तेल अवीव, जाफरा, नोबलस। तेल अवीव, जाफरा, नोबलस, हाइफा तथा एकरे प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। यरूशलेम देश ईसा मसीह की जन्मस्थली है। मक्का के बाद यहाँ इस्लाम धर्म का दूसरा प्रमुख केंद्र है। मक्का के बाद दूसरा जो यरूशलेम ही है। भूमध्य सागर तट पर हाइफा तथा अशदोद प्रमुख पतन है, जबकि एलात पतन लाल सागर होते हुए हिंद महासागर का मार्ग उपलब्ध करवाता है। कौन सा? भूमध्य सागर तट पर हाइफा और अशदोद जो है वो प्रमुख पतन है, जबकि एलात पतन लाल सागर होते हुए हिंद महासागर का मार्ग उपलब्ध कराता है। ओके, यहाँ पे होता है अपना इजराइल खत्म। अब हम बची हुई जो कंट्रीज हैं उनको करेंगे, और फिर आज इसको एशिया को खत्म करेंगे। ओके, फिलिस्तीन, उसके बाद में पढ़ने जा रहे हैं फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का अर्थ होता है पवित्र भूमि। कौन सी भूमि? पवित्र भूमि। फिलिस्तीन का मतलब शब्द का जो अर्थ है वो है हर हजरत मूसा यहीं के निवासी थे। यह यहूदी, ईसाई एवं इस्लाम धर्म की जन्मस्थली माना जाता है। क्या माना जाता है? हजरत मूसा जो थे वो यहीं के निवासी थे। यह यहूदी और ईसाई तथा इस्लाम धर्म की जन्मस्थली माना जाता है। मतलब तीनों धर्म की जो जन्मस्थली है वो यहीं से हुई है, इसलिए इनमें ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड होते रहते हैं इनको। इसलिए यह तीनों के लिए तीनों के लिए धार्मिक महत्व, तो तीनों में लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। वर्तमान समय में यह इजराइल का शासी प्रदेश है। मतलब इस पर इजराइल जो है वो राज करता है फिलिस्तीन पर, जबकि 1948 ईस्वी में पहले यह एक स्वतंत्र राष्ट्र था। फिलिस्तीन की मानव इतिहास में मुख्य भूमिका रही है। 8000 ईस्वी पूर्व अखेट युग के पश्चात सबसे पहले कृषि का पशुपालन के साक्ष्य यहीं से मिले। 1948 ईस्वी में जब इजराइल की स्थापना हुई तो अरब फिलिस्तीनियों को निकटवर्ती देशों में शरणार्थियों का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। कब? जब इजराइल की स्थापना हुई तब फिलिस्तीनियों को निकटवर्ती देशों में शरणार्थियों को जीवन की व्यतीत करना पड़ा था। मतलब उनको इजराइल में रखा नहीं गया था।
एक अनुमान के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अरबी मूल के फिलिस्तीनियों की कुल संख्या लगभग 85 लाख है। कितनी है? अरबी मूल के जो फिलिस्तीनी है उनकी संख्या 85 लाख है, जिनमें से अधिकांश को किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है। मतलब वो किसी भी देश के नहीं, हद है यार, मतलब किसी देश के नागरिक ही नहीं, कौन रहने देगा उनको। वर्तमान समय में इनकी सर्वाधिक संख्या इजराइल द्वारा अधिकृत की गई भूमि वेस्ट बैंक व गाजा पट्टी में मिलती है, इसीलिए गाजा पट्टी में इतनी लड़ाइयां हो रही है। फिलहाल इनकी संख्या सबसे ज्यादा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में मिलती है, क्योंकि इनके पास कोई देश की नागरिकता नहीं, इसलिए कोई देश अपना नहीं चाह रहे। शरणार्थियों के रूप में इनकी सर्वाधिक संख्या जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में है। कहाँ है शरणार्थियों में? जॉर्डन, लेबनान और सीरिया, जो 3 कंट्रीज है, इनमें इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। अरब इजराइल संधि के बाद, किसी अरब और इजराइल संधि के बाद फिलिस्तीनी के एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण की दिशा में प्रगति हुई। वेटिकन सिटी एवं स्वीडन ऐसे यूरोपीय देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीनी को देश के रूप में मान्यता दी। क्या दी? वेटिकन सिटी और स्वीडन ऐसे यूरोपीय देश जिन्होंने फिलिस्तीन को एक कंट्री की मान्यता दी। पता नहीं मानवाधिकार, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मानवाधिकार कहाँ है। अभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है अब मानवाधिकार कहाँ है, अब यूएनओ क्यों नहीं आ रहा है मानवाधिकारों के लिए, और जहां नहीं आना चाहिए वहां यूएनओ जबरदस्ती टांग अड़ा देता है। हाँ, विश्व के सर्वोच्च शिखर, ये सर्वोच्च शिखर मतलब पूरे विश्व के सर्वोच्च जो शिखर वो मैंने यहाँ लिखे हैं। हाँ, हाँ, तो पर्वत एवरेस्ट जो वो नेपाल में स्थित है। पर्वत शिखर और स्थिति मतलब स्थित कहाँ पे है, वो कौन सा जो शिखर है वो कहाँ स्थित है, जो विश्व का, देखो ये विश्व के लिखे हैं मैंने, एशिया का नहीं है ये। अच्छा सॉरी, विश्व के सर्वोच्च शिखर लिखे हैं, इधर फोकस करना, एशिया का नहीं है, कहीं आप सोचो कि ओनली एशिया का करवाया है, लेकिन लिखा है इसके अंदर सारा एशिया का ही है, विश्व का लिखा नहीं है। लेकिन ये ऊपर हेडिंग एशिया की गलत डाल रखी है, विश्व नहीं, विश्व के अलग, एशिया के। एशिया एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है, K2 जो है वो भारत में स्थित है, कंचनजंगा भारत में स्थित है, लोहोत्से नेपाल और तिब्बत में, मकालू नेपाल में है, चौंग्यो नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में, मनालासू नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा भारत में आपको पता है, गेसर ब्रूम फर्स्ट भारत में है, ब्रॉड पीक भारत में है, गेसर ब्रूम दो भारत में है, सिसापंगमा तिब्बत में है। पर्वत शिखर, ये वाले थोड़े जो हार्ड नाम है थोड़े याद कर लेना। गेसर ब्रूम, ब्रॉड पिक, गेसर ब्रूम, अन्नपूर्णा, नंगा, मन्नालसलू, चाऊंगाओ, मकालू, लहासी। डुरंड रेखा, ये लाइन रेखा जो कौन कौन सी लाइन रेखा कौन से देश के बीच में, मतलब कि जो देशों का पार्टीशन होता है, मतलब दो अलग अलग देशों में बढ़ती जो सीमा रेखा होती है ना, उस कौन सी सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है वो है। तो डुरंड रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मोर्टिमर डुरंड द्वारा निर्धारित सीमा है, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा है, ये सन 1914 में सर मैकमोहन ने भारत चीन के मध्य इस सीमा को एक समझौते के तहत निर्धारित किया, जो 700 मील लंबी है। कितनी मील लंबी है मैकमोहन रेखा? 700 मील लंबी है। रेड क्लिफ रेखा, यह भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। भारत और रेड क्लिफ जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। 15 अगस्त 1947 को जो रेड क्लिफ जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा निर्धारित किया गया था। मैन रहीम रेखा, सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा है, मतलब सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच जो रेखा वो उसको बोलते हैं मैन रहीम रेखा। और मैगिनोट रेखा है, फ्रांस द्वारा, मैगिनोट याद कर लेना, मैगिनोट मैन और मैन रहीम रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा रेखा। किसके? फ्रांस द्वारा खींची गई, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा। 7वीं अक्षांश रेखा, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा। किसकी? 7वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की रेखा है। उसके बाद है 24वीं अक्षांश रेखा, कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा सही मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। यह है जो गुजरात के जो कच्छ है ना, गुजरात के पास जो कच्छ के रण है वहां पे पाकिस्तान और भारत के बीच में है। 68वीं अक्षांश रेखा, उत्तर और दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा। कौन सी? 68वीं अक्षांश रेखा, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, अलास्का व कनाडा के मध्य सीमा रेखा है। अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका।
और 49वीं अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य। कौन सी? 49वीं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य जो रेखा है वो है। फिर है ओडरनिसे रेखा, पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा रेखा। कौन सी? पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य। और सिग फ्राइड रेखा, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिकों की चौकियों से बनी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई है। किसके द्वारा की गई है? जर्मनी के द्वारा। कौन सी है? सिगफ्राइड रेखा, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिकों की चौकियों से बनी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई है। ओके, अब चलते हैं मैपिंग के अंदर। ये देखिए, अपन तो एशिया के अंदर है ना, तो एशिया तो इधर है। एशिया पढ़ा है अभी अपन ने। ये देखिए हिमालय, ये पूरा इधर हिमालय है। अच्छे से नहीं दिख रहा यहाँ पे। ये प्रशासनिक हिस्सा है। अफगान पठार, ये देखो, ये इधर हिंदू कुश है? ये अफगान पठार है। कदहार, रेगिस्तान, मरुस्थल। ये ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। अफगान हिंदू मैदान, शान पठार मैदान। ये देखिए, यहाँ देखते हैं। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी एशिया, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन एंड डिजर्ट है। तो ये जो देखिए, अभी बताती हूँ आपको मैं, माउंटेन कौन कौन से हैं। ये जो इस रंग में है, ये है माउंटेन है। और ये जो इस रंग में, ये प्लेटू है। प्लेन्स है जो इस रंग में है, डिजर्ट इस रंग में, पॉलिटिकल बाउंड्री ये है, और ये तो कुछ तो है ना इसके थ्रू है। कुछ इसके हिंदी है ना, कंप्यूटर के थ्रू हिंदी करो तो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं होता है, तो उसको आप इंग्लिश के अंदर देख लेना। कहने का सारांश ये है। तो ये देखो, ये इधर ओमान, यूएई, यमन, अरेबियन डिजर्ट। ये देखो, ये जो वाला हिस्सा, ये डिजर्ट अरेबियन। ये ईरान, सीरिया, ये सूडान, इजराइल, साइप्रस, और ये अनातोलियन प्लेटू, थ्रेस माउंटेन्स हैं। फिर ग्रेटर केकस, और फिर ये अजरबैजान, अल्बोज, जोग्रस माउंटेन, ईरानियन प्लेटू, डिजर्ट, लूट डिजर्ट इधर है, कराकोम डिजर्ट, अरेबियन डिजर्ट। अच्छा, पहले मैं आपको डिजर्ट बताऊं, पहले बताती हूँ माउंटेन्स हैं। तो ये देखो, जोर्गस माउंटेन, अजरबैजान माउंटेन, ग्रेटर कोकस एंड जोडिया। उसके बाद में इधर अफगानिस्तान, हरदेव कोश, तुर्किस्तान, अजरबैजान, हिमालय, K2, नेपाल, ये इधर। ये है तकला कलाम डिजर्ट, गोबी डिजर्ट, थार का डिजर्ट, काराकोरम डिजर्ट, दस्तलूट है, और गोबी डिजर्ट इधर हो गया। ये साउथ एशियन, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान है। म्यांमार, मरुस्थल, ये सारा मैदानी हिस्सा इधर वाला। नेपाल, प्लेटू, दक्कन का प्लेटू, तिब्बत प्लेटू, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान, ताइकन शान, कजाकिस्तान, आयताल माउंटेन, अटल माउंटेन, मंगोलिया प्लेटू, सेंट्रल सिबेरियन प्लेटू, वेस्टर्न सिबेरियन प्लेटू, टाउन लो लैंड, सिबेरियन लो लैंड, साइबेरियन रे सिबेरी बोलू, एंड ये इधर उरालास, थोड़ा दिखता भी नहीं है, लाइट पड़ रही है। आ रहा है समझ में? और ये इधर क्या था, फिजिकल ज्योग्राफी सेंट्रल एशिया, मतलब एशिया को जितने जितने 6 भागों में बांटा हुआ ना, हमने शुरू में पढ़ा था, तो उसके हिसाब से है ये मैपिंग है। तो उसके अंदर कौन सा, देखो इधर सेम दे रखा है कि माउंटेन जो ऐसे रंग के, प्लेटू ऐसे, और प्लेन ऐसे, और डिजर्ट ऐसे हैं। तुर्कमेनिस्तान, ये सेंट्रल है। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल एशिया है, इसमें कोबेत डाग। फिर कजिल कुम डिजर्ट है, ये कजिल कुम डिजर्ट है। आमू दरिया, सीरिया दरिया, और उस्तियर प्लेटू
तुर्गे प्लेटू, दसाबे, दसानबे, तुसांके, अजीबोगरीब नाम है मुसलमानों के। फरगाना वैली, किर्गिस्तान, रेंज, तरांस अलिया, पामीर माउंटेन, त्यान शान, बिश्केक, बिस्केक, ये इधर ये मैदान है, ये वाले जो ग्रीन कलर में है, ये तकला कलाम डिजर्ट, ये ओनली सेंट्रल एशिया का है, ओनली सेंट्रल। अभी जो हमने ये देखा ना, ये पूरा एशिया का देखा था अपने यहाँ पे, और ये जो मैप है ये सिर्फ सेंट्रल एशिया का मैप है। और ये है साइबेरियन प्रदेश, जो साइबेरियन एशिया है ना उसका है। लेना प्लेटू, लेक बैक, ये क्या, सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू, मध्य साइबेरियन प्लेटू। और ये प्लेटू बुटाराना, साइबेरियन लैंड लोना भूमि, साइबेरियन निम्ना भूमि, चेर्स, ये सारे आपने पढ़े थे, निम्न भूमि और क्या कहते हैं, देखो निम्न भूमि, लवना भूमि साइबेरिया के अंदर। वर्खोयांस्की चीन पढ़ा था, रेंज चीन के अंदर। और ये चेरस्काई रेंज चीन में पढ़ी थी हमने। फिर ये स्टानोवी, ये इंग्लिश पढ़ना, हाईलैंड इंग्लिश सही दी रखी है। स्टेनावो हाईलैंड चाइना, मंगोलिया, रेत का तिल, रेत बोलते हैं, रेत का टीला, ये ओनली साइबेरियन जो है ना, रूस वाला, उसका हिस्सा दे रखा है। एआईटल माउंटेन्स, किर्गिस्तानी तो नीचे का गया। सेरिया माउंटेन, ये साला वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन मतलब मैदानी भाग है। साइबेरियन लैंडलो रेंज, चेरस्की रेंज। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी और साउथर्न एशिया, ये जो सदर्न एशिया था, हमने शुरू में छह प्रकार पढ़े थे ना एशिया के, वो सभी उनके सभी की जो प्राकृतिक स्थिति है कि ऊपर कौन से है, मरुस्थल है, मैदान है, और पर्वत पठार, नदियां झीलें नहीं दे रखी, पर्वत पठार ही दे रखे हैं। क्रोकर रेंज इंडोनेशिया, फिलीपींस, मैनीला, वियतनाम, सेंट्रल हाईले, क्या लिखा हुआ है, बोलिवियन प्लेटो है, अनोमेला रेंज, मेकोंग रिवर बेसिन, टोनले सेप प्लेन, कंबोडिया, बैंकॉक, लोआस, म्यांमार, साहा प्लेटू, और ये एनामिया प्लेटू, बोहित बेंज माउंटेन, बूहित बेरियन माउंटेन, दलाई प्लेटू, जकार्ता, हवा, सेंट्रल रेंज, इस टाइमर ये सेंट्रल रेंज है। इसके अंदर नाम भी दे रखे हैं और फिजिकली और क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही दी हुई है। फिर आता है फिजिकल ईस्ट एशिया, ये ईस्ट एशिया है। मंगोलिया, ये देखिए, गोबी डिजर्ट, हिंजार डिजर्ट, बेदेन जरान डिजर्ट, बेदेन जरान चाइना के अंदर, तकला कलाम डिजर्ट, इनर मोरन प्लेटू, और ये लेन चंगटांग तिब्बतन प्लेटू, कुंगई तिब्बत प्लेटू, फिर छंगतान क्वेंकांग क्वीनिंग, अजीब नाम है इन लोगों के, यंगटी रिवर, किमिलिंग माउंटेन्स, हैंगे यंतु, नॉर्थ चाइना प्लेन, मतलब नॉर्थ चाइना का जो मैदान है वो। फिर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ग्रेटर जैबल अल्पेरी, अजीब नाम है, ताइवान, ताइपी, ग्रेटर किंग रेंज, अमूर रिवर, मंगोलिया प्लेटू, गोबी भी तो आपको बता दिया। अटल माउंटेन्स रिवर, ताइंसान, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान। फिर साउथ एशिया में आइए, चलो इधर साउथ एशिया के अंदर भूटान, नेपाल, एवरेस्ट, म्यांमार लिखा हुआ है,
काराकोरम श्रेणी, हिंदू कुश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये हिंदू कुश है इधर, इस्लामाबाद, इंडस झील, इंडस नदी। बाकी अपना जो क्या है मरुस्थल, ये तो पता ही आपको, भारतीय में उसमें पढ़ा था, डिजर्ट। फिर है ये फिजिकल ज्योग्राफी, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, ये अपना ईरानी प्लेटो। आज जो मैंने पढ़ा है ना आपको, साउथ वेस्ट एशिया पढ़ाया पूरा। अबार्ज माउंटेन, अम्टी, दिमावंद, तेहरान, अफगानिस्तान, हिंदू कुश, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है, यूएई, ओमान, पाकिस्तान, एक मिनट है, सेंट्रल अरेबियन प्लेटू, और इजिप्ट, इजिप्ट तो चलो एक वो हो गया। रेड सी, एसीर माउंटेन, वेस्टर्न सूडान, वेस्टर्न सूडान एसीर माउंटेन है, इजरायली, जॉर्डन, जेरूसलम, लेबनान, ये रहा लेबनान, देख लो, इजराइल, ये रहा इजराइल, जॉर्डन, जेरूसलम, और ए एन नफा डिजर्ट, सीरियन डिजर्ट, फ्राट्स, मेसोपोटेमियम, मेसोपोटेमियम प्लेन, बगदाद, बगदाद, ईरान, काज, अनातोलम प्लेटू, थारास माउंटेन, अंकारा, पोंटिक माउंटेन, कॉकस माउंटेन, अजरबैजान, जोरस माउंटेन, अल्बेजार माउंटेन, ये तो बता दिया था मैंने आपको। तो ये है आज का जो टॉपिक है, अभी ये यहीं खत्म होता है, टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास भी है, हैं, और इस टॉपिक को कल मैं और अच्छे से मैपिंग के थ्रू आपको और अच्छे से समझा दूंगी। अभी ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, और अगर आपको कोई समस्या फिर भी होती है तो आप, मैं बोलो ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि मैडम इस में हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, आप इस तरीके से समझा, तो मैं उसी तरीके से आपको समझा दूंगी, हैं। और बाकी मैंने बोल दिया ना, आप एटलस, एटलस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलस के बिना आप भूगोल में कुछ नहीं कर सकते। तो एटलस के अंदर सारे आप जो भी अजीबोगरीब नाम है, नहीं समझ में आते आपको कि ये पहली बार नाम सुना है, ऐसे भी नाम होते हैं क्या, होते हैं, सब कुछ होता है, तो आप उसको एटलस में सर्च करके अच्छे से देख सकते हो, और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और डेली का डेली पढ़ो, रोज बोलती हूँ, एक क्लास में 2-3 बार बोलती हूँ, डेली का डेली पढ़ो, इकट्ठा मत करो, इकट्ठा करोगे बर्डन आएगा, और फिर प्रेशर में आओगे, प्रेशर में आके पढ़ा हुआ ही भूलोगे, है। तो आज की ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे कल दोबारा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।